गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं सलमा कौसर और मैं हूं हाफिज नजमुस साकिब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, वालदैन के साथ, या जहां जहां भी हैं, जिस जिसके साथ अल्लाह आप सबको खुश रखे, क्योंकि खुश रहना ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप खुश रहेंगे तभी आप आगे जो है खुशियों का बाइस भी बनेंगे और खुशियाँ फैला भी सकेंगे। खुश तो रहने के मूड लिए को जरूरी है कि आपका मौसम इर्द गिर्द का थोड़ा सा यस, प्लेजेंट हो, अच्छा हो, लेकिन अब गर्मी आ गई है भाई। गर्मी आ गई है और गर्मी को अब आप लोगों ने फेस तो करना है, और अच्छा मौसम है, गर्मियों के बहुत सारे फ़वाइद हैं। आज आप सब ने एक काम करना है, बल्कि हम भी कभी इस पर जो है ना प्रोग्राम करेंगे कि गर्मियों के फ़वाइद क्या हैं। वैसे मैं चाहती हूँ आप 3 फायदे बता ही दे लगे हाथों गर्मियों में। गर्मियों के 3 फायदे, एक तो सबसे ज्यादा जो ये फायदा है कि आपकी बहुत सारी बीमारियां आपकी स्वेटिंग के थ्रू, आपके पसीने के थ्रू आपकी बॉडी से निकलती हैं। फायदा नंबर 1, ये फायदा नंबर 1 है। फायदा नंबर 2, आपकी बॉडी जो है ना वो एक दफ़ा खुलती है गर्मियों में। जिस तरीके से आप देखती है ना कि कोई भी आपके पास चाहे लोहा है चाहे प्लास्टिक है, वो सर्दियों में कॉन्ट्रैक्ट और गर्मियों में जो है वो उसका फैलाव ज़्यादा हो जाता है। एक फायदा मैं बताऊं, लचक की वजह से उससे इसी तरीके से आपकी बॉडी भी जो है ना वो सर्दियों में कॉन्ट्रैक्ट रहती है और गर्मियों में आपकी बॉडी खुलती है। हाँ, और ये 2 फायदे हो गए। तीसरा फायदा पता है क्या है? क्या? जो लोग सर्दियों में पानी से डरते हैं, नहाने से घबराते हैं, वो आराम से नहा सकते हैं। उनको ईद के ईद नहीं नहाना पड़ेगा, सही बात है। क्योंकि आपको गर्मी में ज़ाहिर है पानी भी अच्छा लग रहा होता है, ठंडे पानी की जरूरत रहती है। और हम हमेशा कहते हैं कि गर्मी से, सर्दी से अपने आप को बचाने के लिए मौसम के अकॉर्डिंग आपको खुराक लेनी चाहिए। बिल्कुल। पीने वाली चीज़ों का इस्तेमाल, खाने वाली चीज़ों का इस्तेमाल गर्मी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। गर्मियों में आपको चाहिए ठंडी चीज़ें खाएं, ठंडा पानी बिल्कुल ना पिए, लेकिन वो चीज़ें जिनकी तासीर ठंडी है उनका इस्तेमाल करें। इमली आलू बुखारे का शरबत, और उसके अलावा लाल शरबत, वो तो बहुत ही लाल शरबत हो होता है। गया, अच्छा ऑरेंज शरबत हो गया, ऑरेंज शरबत इज गुड टू। वाइट शरबत हो गया, बहुत सारे शरबतों के हाँ, रंग दिए, नींबू तो आपने पानी इज डिसाइड वेरी करना है। गुड। उसके अलावा आप सत्तू पिए, वो तुख मलंगा, वो बड़ा अच्छा होता है। और क्या था, एक और चीज भी हम अक्सर बताते होते हैं, वो मैं भूल गई हूँ, वो भी पीने की चीज थी, बहुत अच्छी थी। हाँ। तो लेकिन ये है कि बर्फ को आपने अवॉइड करना है। आपका गला खराब हो सकता है, मेरी तरह आपकी नाक बंद हो सकती है, ये वाले मसाइल हो सकते हैं। लेकिन इन सारी चीजों के साथ साथ जो हर स्पेसिफिक दिन से जुड़ी यादें होती हैं, हम वो भी जरूर डिस्कस करते हैं। जाहिर बात है, बहुत ज़रूरी है वो डिस्कस करना। और आज भी एक याद है जिसको हम जिक्र करेंगे। हम लोग पहले भी ये बात करते रहते हैं कि हमारे प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से आपको सुबह सुबह ये खबर भी सुनने को मिलती है कि मुख्तलिफ वॉक ऑफ लाइफ से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी शख्सियात जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पाकिस्तान को कंट्रीब्यूट किया किसी भी फील्ड में, उसी हवाले से जब उनकी बरसी होती है या उनकी बर्थडे होती है, ठीक है, पैदाइश का दिन होता है, तो हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो आज एक पाकिस्तान का मारूफ नाम, जो अफसाना निगार भी थे, नावल निगार भी थे, ड्रामा नवीसी में भी उनका किरदार पाकिस्तान में उभर कर सामने आता है। मैं बात कर रहा हूँ जनाब डॉक्टर अनवर सज्जाद साहब की। और डॉक्टर अनवर सज्जाद साहब को आज हमसे बिछड़े तकरीबन 4 बरस हो गए हैं, और उसी हवाले से इल्मो अदब की तहरीर जो थी उनकी, उस पर एक पैकेज तैयार किया है। अज़का मकसूद की रिपोर्ट है हमारे पास, आपको दिखाते हैं। कसीरुल जहती शख्सियत के मालिक डॉक्टर अनवर सज्जाद ने अदब के मैदान में अपनी तख्लीकी काम की बदौलत आला मकाम हासिल किया। डॉक्टर अनवर सज्जाद 27 मई 1935 को लाहौर में पैदा हुए। 50 की दहाई में डॉक्टर अनवर सज्जाद ने FC कॉलेज से तालीम के दौरान ही बतौर मुसन्निफ अपनी पहचान बना ली। उन्होंने इलामती और इस्ताराती अफसाना निगारी में कमाल हासिल किया। उनकी अदबी तख्लीकात में कीकर, चौराहा, जन्म रूप, खुशियों का बाग और नीली नोटबुक शामिल है। डॉक्टर अनवर सज्जाद की जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात थी वो ये कि वो बहुत क्रिएटिव थे और वो कुछ ना कुछ करना चाहते थे, और आने वाले लोगों को भी बहुत तहरीक उनसे मिली। डॉक्टर अनवर सज्जाद तरक्की पसंद अदीब थे। उनके नजरियात की परछाइयाँ उनकी तहरीरों में नुमाया हैं। डॉक्टर अनवर सज्जाद के टीवी ड्रामे पिकनिक, रात का पिछला पहर, सबा और समंदर खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। डॉक्टर अनवर सज्जाद एक उम्दा अदाकार भी थे। उन्होंने कई टीवी ड्रामों में बतौर अदाकार भी काम किया। तो मैं आपके बारे में कौन काबिल बात कर रहा है? मैं तो जमीला के बारे में बात कर रहा हूँ। अरे वो शादीशुदा भी तो नहीं है। उन्हें उनकी अदबी खिदमात के एतराफ में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड के अलावा दीगर कई अवार्ड से भी नवाजा गया। डॉक्टर अनवर सज्जाद 6 जून 2019 को 84 बरस की उम्र में इस जहाने फानी से रुखसत हो गए। डॉक्टर अनवर सज्जाद दुनिया से रुखसत हुए तो एक अहद अपने साथ ले गए, और उनके बारे में सोचते हुए, बात करते हुए मैं कुछ और चीज़ों को रिकॉल कर रही थी। कुछ अरसा पहले अगर चले जाएं, जब डॉक्टर अनवर सज्जाद साहब का वक्त था, या जब
हमारे ज़माने में भी मैंने भी वो चीज़ें देखी हैं बहुत सारी, जो देखिए एक जनरेशन जा रही होती है, दूसरी आ उसकी रही जगह होती ले है। रही होती है। इंसान इंसानों को रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन जनरेशन्स की बात करें तो जनरेशन्स रिप्लेस हो रही होती हैं, और ये जो ट्रांजिशन होता है बड़ा स्मूथ होता है। इसके अंदर कुछ ऐसी यादगार चीज़ें होती सही हैं, बात है। जैसे आप किसी न्यूज़ कास्टर का अगर आप सोचते हैं ना, तो सबसे पहले आपके जहन में इशरत फातिमा आएंगी। इसी तरह आप अगर करेंसी नोट्स की बात करते हैं तो आपको वो ज़माना याद आएगा जब सिक्के भी हुआ करते थे। फिर मैंने अपने टाइम पे 1 और 2 रुपए का नोट भी देखा है जब मैं स्कूल जाती थी, छोटी थी। आपने देखा होगा। आई स्टिल रिमेम्बर। और वो आपको पता है कि वो बड़े महंगे बिक रहे हैं करेंसी नोट जो हाँ, है। बड़ी हैरत की 1949 बात है। के नोट जो है वो आजकल नजर आ रहे हैं। अच्छा, मैं different- 1949 के जमाने की नहीं हूँ, लेकिन हमारे बचपन तक वो 2 रुपए का नोट चलता था जिसकी मैं बात करने लगी हूँ, और वो बड़ा नादिर नोट था, बहुत कम लोगों के पास शायद अभी भी मौजूद होगा, कुछ लोग जो करेंसीज जमा करते हैं। ये 2 रुपए का नोट, सोचे इसकी मालियत कितनी है, 5 लाख रुपए में फरोख्त के लिए मौजूद है। 5 लाख मिलेंगे क्या अगर बात आपके है। पास ये नादिर नोट है। ब्लू कलर का ये नोट था, बड़ा खूबसूरत छोटू सा नोट होता था, और ये आप अपनी स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। आई स्टिल रिमेम्बर। और वो जो 1 रुपए का नोट था वो ब्राउन और वाइट से कलर का था, वो भी बड़ा खूबसूरत होता था। और ये आपको जो नोट नज़र आ रहा है ये इस वक्त ईबे नामी साइट है जहां पर मौजूद है, और अगर आप इसको खरीदते हैं तो 5 लाख रुपए का ये आपको नोट Yes. मिलेगा। 2 रुपए का नोट जो बहुत ही नादिर और नायाब है, जाहिद हुसैन जो साहब के इस वक्त दस्तखत नहीं हैं इस पे। है। बिल्कुल जी, जाहिद हुसैन साहब जो उस वक्त के गवर्नर स्टेट बैंक होंगे, ऑब्वियसली उन्हीं के हाँ। होंगे दस्तखत। क्या पता और 1949 सोचे में किसी कितना और के दस्तखत होते होंगे। जदीद जमाना आ क्या गया ना पता। कि इस नोट को खरीदने के लिए, करेंसी नोट को खरीदने के लिए 5 आप लाख आप सर्व कर रहे हैं। 5 लाख सर्व करेंगे, और जदीद तरीकों से आप पेमेंट कर सकते हैं। मतलब आप पेपाल से पे कर सकते हैं, या फिर आप गूगल पे से इसके लिए पे कर सकते और हैं। अगर आप तो इसको ये बुलाएंगे, आप यानी कि खरीदेंगे तो $20 आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे इसकी डिलीवरी के लिए, तरसील के लिए। 20 रुपए, 2 रुपए का नोट है भाई, 2 रुपए के लिए आप तो इतने अब पैसे मेरा ख्याल है कि ईबे पे एक ही नोट होगा या बहुत सारे नोट होंगे, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, और ये खबर है उन तमाम दोस्तों के लिए जो इस वक्त यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, कि कोई भी ऐसे गलत किस्म की हरकत ना करें जो बहुत ही ओछी हरकत लगे आपकी तरफ से बिल्कुल। भी, इंसानियत के लिए भी। क्योंकि हमारे पास खबर ऐसी है कि व्यूज़ के लिए जानबूझकर एक तैयारा तबाह किया गया और उस पर यूट्यूबर को 20 साल की कैद सुना दी गई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ये शख्सियत पायलट थे और यूट्यूबर भी थे, और जैकब इनका नाम है। 2021 में कैलिफोर्निया में बनाई गई सोशल मीडिया की वीडियो देखा जा सकता है कि उन्होंने पैराशूट पहने तैयारे से छलांग लगा दी और ये इंकशाफ किया कि इस छोटे तैयारे का इंजन फेल हो गया था। हालांकि हरगिज ऐसा नहीं हुआ, जब तहकीकात के बाद अब पता चला कि वो जानबूझकर तैयारा तबाह किया गया था ताकि इसको हादसा दिखाया जाए और हमें यूट्यूब पे व्यूज़ ज़्यादा मिलेंगे। और उसके लिए जब तहकीकात मुकम्मल हुई हैं और अब इनको 20 साल की कैद की सज़ा सुना दी गई। ऑब्वियसली किसी भी आबादी के ऊपर गिर सकता था, कुछ भी नुकसान हो सकता जितना था। बड़ा ये नुकसान है, जितना डेंजरस काम है ना, मुझे लगता है इस बंदे के लिए 20 साल भी कम है। इसको सही से इसकी अकल ठिकाने आनी चाहिए जिसने ये हरकत की है। आपको व्यूज के लिए या अपने पैसे बनाने के लिए यूट्यूब पर बिल्कुल भी ऐसी हरकतें नहीं करनी यहाँ चाहिए। पर जिस तरीके से जिंदगी एक साल में, एक महीने में चेंज हो रही है ना, 20 साल इंसान अगर जेल में गुजारे, 20 साल के बाद बाहर है, वैसे खौफ से बंदा मर आपको जाए। याद है एक दफा एक कैदी जेल से निकला कई सालों के बाद, वो कई 60s में कैद हुआ था। जब वो जेल से बाहर निकला, दुनिया बदल चुकी थी, कैमरास, जदीद चीजें और इतना इक्विपमेंट, माइक लेके लोग खड़े थे। वो बंदा हैरान परेशान ऐसे मतलब देख रहा था कि ये क्या हो गया है। जब वो जेल के अंदर गया था और 20-30 साल जेल में गुजारने के बाद उसने एक नई दुनिया देखी। तो ये 20 साल मेरा ख्याल है काफ़ी होंगे। सही कह रहे हैं आप, नहीं मेरा ख्याल गलत था। अब मैं आपको बताती हूँ एक रिसर्च के बारे में। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय की रिसर्च है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिसर्च है। रिसर्च में क्या बताया गया है, इनफरादी एटम की जो तस्वीर है वो जारी कर दी गई हैं और बड़ी हैरत अंगेज़ तस्वीर है। और ये है यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय शिकागो और ओहायो यूनिवर्सिटी में कायम एरिगोन नेशनल लेबॉर्ट्री के साइंसदानों ने एक नई तहकीक में इनफरादी एटम की खुसूसियात की हैरान कर देने वाली तस्वीर पेश की है। और साइंसदानों ने जो ये तस्वीर एक्सरे टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बनाई है। बड़ी डिफरेंट टेक्निक उन्होंने यूज़ की है और 19वीं सदी के आखिर में दरियाफ्त होने वाले एक्सरे के बाद से ये कई शोबों में अहमियत की हामिल चीज़ रही है। और इन शुआओं की मादे में दाखिल होने की सलाहियत इन्हें तिब में, मादी तहकीक में, आसार कदीमा में, एस्ट्रोफिज़िक्स में तस्वीर कशी के लिए बहुत कारआमद बनाती है। उससे पहले एक्सरे किए जाने वाले जितने भी जवाहिर थे उनमें जो सबसे कम मिकदार थी वो 10,000 की थी। तो अभी ये रीसेंट रिसर्च है, इसके मुकाबले में किए जाने वाले जो अभी एक्सरेज हैं ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और मुहक्किकीन की मादे की शनाख्त से मुतालिक तरीक़ेकार में इससे इनकलाब भी आ सकता है। और आपको पता है नजम कि एक्सरे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत सारे शोबों में किया जा रहा है। एक्सरे टेक्नोलॉजी का सिर्फ
एक्सरे टेक्नोलॉजी। मेडिकल के शोबे में हाँ। नहीं बल्कि और बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, बहुत यूज़फुल होता है। अब क्योंकि हम एक्सपर्ट नहीं है, मैं और नजम साइंसदान नहीं है, तो इस पर किसी दिन एक एक्सपर्ट के साथ एक सेशन रखेंगे। अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि ऐसे पाकिस्तानी निजात नॉर्वेजियन से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिनका नाम है ज़ियाउद्दीन शनवारी, और जहां पर उन्हें जहां बीनी के शौक़ की तकमील में मोटरसाइकिल पर 16 ममालिक की सैर करते हुए अपने आबाई इलाके लंडी कोतल पहुंचे। और लंडी कोतल फाटा, जो पुराना फाटा और अब इस वक्त KPK है, उस वो जगह है जो अफ़गान बॉर्डर की है। यहाँ से ये बेसिकली ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन नॉर्वे में रहते हैं, इसीलिए ये बेसिकली पाकिस्तानी लेकिन नॉर्वेजियन है। और उन्होंने सफ़र शुरू किया दुनिया का चक्कर लगाने का, और अब वो लंडी कोतल पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। इस पर हमारे पास पैकेज है। बिल्कुल, हमारे पास रिपोर्ट है उमर शनवारी की, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। 16 ममालिक की सेल करने और तकरीबन 9000 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ज़ियाउद्दीन शनवारी बिल आखिर तुरखाम के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। 22 रोज कबल नॉर्वे से सफर का आगाज करने वाले 59 साल ज़ियाउद्दीन शनवारी का कहना है इनके तवील सफर का मकसद दुनिया भर में पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करना है। पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज लोगों को और पूरी दुनिया को दिखाना, ताकि लोग दूसरी दुनिया से आए और पाकिस्तान को विजिट करें। ज़ियाउद्दीन शनवारी बरआज़म यूरोप से बरआज़म एशिया में दाखिल होने के बाद ईरान के रास्ते अफगानिस्तान और फिर पाकिस्तान पहुंचे। पिछली चेक पोस्ट पर जिले इंतजामिया के हुकाम और मकामी अफराद ने इनका इस्तकबाल किया। जज्बे जवा हो तो उम्र महज एक इंसे से ज्यादा कुछ नहीं होता। ज़ियाउद्दीन शनवारी ने 59 साल की उम्र में भी ऐसी मुहिम जोई की जिसकी तमन्ना नौजवान ही कर सकते हैं। जनाब, रिपोर्ट आपने देखी, बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट। सफ़र आपके आसान हो जाते हैं जब आपकी दिलचस्पी हो, जब आपको शौक़ हो। मैं आपको एक और चीज़ के बारे में बताना चाहती हूँ नजम, साइंस एंड रिसर्च की बात ना करें, ऐसा कैसे मुमकिन है। और जनाब, ये है एल्बिनो जायंट एंट ईटर, जिसकी नई पिक्चर्स आ गई, बहुत सारी चीज़ों की पिक्चर्स आती जा रही हैं। एल्बिनो जायंट एंट ईटर, यस, ये बहुत डिफरेंट सी चीज़ है। अब आप इसकी तस्वीर भी देख रहे होंगे। शक्ल इसकी किससे मिलती है नजम, किस जानवर से मिलती है इसकी शक्ल? मुर्गाबी टाइप अजीब सी। नहीं, मुर्गाबी तो छोटी सी होती है, ये कोई बड़ी सी चीज़ है। और इसके बारे में ख्याल किया जाता है कि इसकी उम्र कम से कम 1 साल है। हाँ, तकरीबन कुछ कुछ नेवले से इसकी शक्ल मिलती है। कहीं जगह में पता नहीं अजीब सा कोई आर्टिफिशियल सी चीज लग रही है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के जो रिसर्चर है ना, वो बताते हैं कि ब्राजील के वाइल्ड एनिमल कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट के एहलकारों ने पहली बार दिसंबर 2022 में ब्राजील की मातो ग्रोसो रियासत में एक खेत में एंट ईटर को देखा था, और उसने इस अनोखे जानवर का नाम एल्विन रखा है। और ये कहते हैं कि ये अपनी नोयत का अपना मतलब एक वाहिद जानवर है। एक यूट्यूबर को मैं फॉलो कर रहा हूँ और उसने अपने घर पे ये रखा हुआ है, मुझे देखकर याद आया अभी। और ब्लैक कलर का उसके पास है, लेकिन देखिए इतने नायाब है। एक बंदे को पिक्चर्स इतने अरसे के बाद मिली है, जिसके पास घर पे है, उसको चाहिए कि पिक्चर्स शेयर करे उसकी। लेकिन ख़वातीनो हज़रात, अगली खबर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एजुकेशन से रिलेटेड है। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये खबर सुनकर, क्योंकि मुझे किसी ने ये नहीं सिखाया कि प्रोफेशनल लाइफ में जाके आपने कैसे ग्रो करना है, कैसे एटीट्यूड आपका होना चाहिए, ये कैसे मामला चलते हैं सारे, कैसे चेक फिल होता है, वो सब चीज़ें जो हम जिंदगी इंसान को बड़ा कुछ सिखा देती है। जापान में किड्जानिया के नाम से एक पार्क बनाया गया जिसको थीम दिया गया है। और इस थीम पार्क का ख़ास तौर पर मकसद ये है कि बच्चे जो अपनी अमली तौर पर ज़िंदगी में करना चाहते हैं, या बच्चे बालिग ज़िंदगी अगर अपनी तसव्वुर करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये पार्क बनाया गया जिसमें वो बैंक में काम करना, ड्राइविंग और इसके अलावा दीगर ऐसे काम जो बड़े लोगों के काम है, जिस तरीके से हम प्रोफेशनल लाइफ में कर रहे हैं काम एक दूसरे के, तो उस तरीके से उनको सिखाया गया। किड्जानिया ये नया थीम पार्क है और अब ये लंदन में भी खुलने वाला है। किड्जानिया टोक्यो बढ़ती हुई आलमी थीम पार्क चीन की बहुत सी शाखों में से एक है जो बच्चों के लिए एक मुनफरिद तजर्बा पेश करती है। ये पार्क एक कस्बे के छोटे से वर्जन में मुशाबहत रखता है जो मसनूई आसमानों, गलियों और इमारतों पर मुश्तमिल है। और इसमें 70 मुख्तलिफ इदारे बनाए गए हैं। वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है कि इसी तरीके से इंसान को सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, आगे बढ़ते रहना चाहिए और सीखते भी रहना चाहिए। आज हमारे पास बहुत कुछ स्पेशल है प्रोग्राम के अंदर। नजम, खबरें तो हमने शेयर की, मेहमान भी बहुत सारे हैं हमारे पास और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें होने वाली हैं, बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ रहें। ख्वाजा नजमुल हसन साहब पाकिस्तान टेलीविज़न से एक नया शो शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है द मूवी शो।
स्टार्ट अच्छे आगे बढ़ो, एहसान है तुम्हारा तुम मिले। तेरे तो अन्ना दूर हो जाऊंगा जिन्हें तेरे तो तारे दूर ने। बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस और मुश्किल प्रोजेक्ट था। बड़े सगीर के फिल्म के फार्मूला में मौसीकी बहुत अहम थी और होनी चाहिए। बहुत जल्द आप मुझे देखेंगे पीटीवी पे इन द मूवी शो। काश कोई जाने, काश कोई जाने। कंपैरिजन मैं करता हूँ उस दौर का और इस दौर का, तो वो दौर बहुत अच्छा था। हैरी और मेगन जो है, उनकी डॉक्यूमेंट्री जो है उसने काफ़ी धूम मचाई है। तमाम खबरें देंगी आपको द मूवी शो में, ओनली ऑन पीटीवी। आपकी सुनहरी यादों के खजाने जो पीटीवी ने अमानत की तरह संभाल कर रखे हुए थे, आ गए हैं आपके सामने, ताकि इन सब को आप जब चाहें अपने प्यारों के साथ फिर से जी सके। पीटीवी फ्लिक्स, एक ऐप जहां मिले पीटीवी पर चलने वाला आज तक का हर प्रोग्राम, कई दिलचस्प कैटेगरीज में। पीटीवी फ्लिक्स, डाउनलोड नाउ। Relive the golden era of PTV. वेलकम बैक नाजरीन। आजकल के हालात में अगर सियासत का जिक्र ना हो तो कोई भी बात मेरा ख्याल है अधूरी रहती है। हमारे ड्राइंग रूम्स में, घरों में, बाहर भी, ऑफिस में भी, एग्जैक्टली। और जब सियासत की बात होती है तो मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज साहिबा, उनके बारे में कहा जाता है कि उनका जलसा जहाँ पे होता है वहाँ पे माहौल बन जाता है और वहाँ पे आवाम खिंची चली आती है। ख़ास तौर पे नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद ऐसे मौके पे मौजूद होती है। तो मरियम नवाज साहिबा का जलसा था बाग में, कल अवामी इज्तिमा था, बेशुमार लोग थे, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने इस जलसे के अंदर शिरकत की। पर देख रहे हैं आप लोग इस वक्त वो मनासिर जो कल देखे गए बाग में। और आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासत में मुस्लिम लीग नून का बहुत बड़ा किरदार है सलमा। यस, आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासत की बात हो या फिर वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के इन्फ्लुएंस की बात हो, दोनों चीज़ों में मुस्लिम लीग नून का वहाँ पे पॉपुलैरिटी भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, कल का जो जलसा था नजम, उसमें मरीम नवाज साहिबा ने कुछ बड़ी ख़ास बातें की। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म करने वाली जमात किरची किरची हो गई है और बंकर में छुप के बैठने वाले को निशाने इबरत बना देंगे। अब ये कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए मैसेज भी था। इसके अलावा ज़ाहिर है जिस भी जलसे की आप बात करें वहाँ पे नौजवानों की तरक्की की बात ज़रूर होती है, वहाँ पे डेवलपमेंट की बात ज़रूर होती है, वहाँ पे माशी तरक्की की बात ज़रूर होती है। ये सारी चीज़ें भी थी। एक रिपोर्ट है हमारे पास मोहम्मद वज़ीर अब्बास की, तो उस पर भी हम कोशिश करेंगे कि चीज़ें देखें। लेकिन अभी गेस्ट हैं, ठीक है, तो गेस्ट से गुफ्तगू करते हैं। ज़ाहिर तौर पे कल ये भी जलसे के अंदर मौजूद है। जलसे की सूरत हाल क्या थी, इंतखाबी मुहिम का ये जलसा था या किस लिए था, ये भी हम जानेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में खासतौर पर आज़ाद कश्मीर के हवाले से कितना काम कर रही है, नौजवानों को कैसे अट्रैक्ट कर रही है, क्या क्या प्लानिंग्स है, वो हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत अहम शख्सियत मौजूद है, पहले भी प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हैं सलमा के साथ, लेकिन आज मेरे साथ भी शिरकत कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर कश्मीर कौंसिल आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर कौंसिल सेक्रेटरीट जनाब मोहम्मद हनीफ मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, खैरियत से आप? तबीयत ठीक है आपकी? आप भी ठीक? ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आने के लिए आपका। थैंक यू। मलिक साहब, ये बताइएगा कि कल माशाल्लाह से जलसा जिस तरीके से अभी भी हम लोग झलके देख रहे थे, कल भी देखा जलसा लाइव, तो कैसा रहा जलसा? और ये ख़ास तौर पर मुश्ताक मिन्हाज साहब की इंतखाबी मुहिम के हवाले से था। हाँ, एक तो ये था कि वो मरीम साहिबा का वहाँ जाना, स्पेसिफ़िकली वो एक इलेक्शन कैंपेन थी और उसमें मुश्ताक मिन्हाज साहब जिनका आपने जिक्र किया, वो वहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बस्ती बाग में उम्मीदवार हैं। तो उनकी हम तो उन्हें यहाँ से भी सीनियर तस्वुर करते हैं ना, हमारी लाइन से भी। हाँ, हैं भी सीनियर, आपके भी साथी हैं वो। बिल्कुल ज़ाहिर बात है, इसीलिए शोभा साफत से बड़ा मशहूर प्रोग्राम था बोलता पाकिस्तान, बस वहाँ से ही वो बोलते तो वो उनका था। तो माशाल्लाह आपने जैसे अभी चलाया टेलीविज़न पे, तो मैं तो वहाँ मौजूद था, हम उसको मैनेज कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह मरियम साहिबा का बहुत ही तारीखी, वैसे भी वो कश्मीरी नस्ल हैं, बिल्कुल मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी हैं, बिल्कुल, तो कश्मीरी तो उनको कश्मीर की बेटी कहते हैं। तो उनके इस्तकबाल के लिए पूरा बाग उमंड आया था
क्या बात है। सर मरियम नवाज साहिबा ज़ाहिर खुद भी ताल्लुक़ कश्मीर से, वहाँ का नौजवान, वहाँ का कोई भी इंडिविजुअल क्या सोचता है? और मरियम नवाज साहिबा जब भी जाती हैं, ज़ाहिर है लोग एक उम्मीद लेके जलसे के अंदर आते हैं, इतनी बड़ी तादाद हमने लोगों की देखी, लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या है? असल में मैं आपको जेनरली ये बताना पसंद करूँगा कि मरियम साहिबा का वहाँ कश्मीरियों के अंदर अपने लिए जो अट्रैक्शन है वो उनकी पर्सनालिटी के क्रिज़मे के अलावा जो मेन चीज़ है वो ये कि कश्मीरी ये ज़हनी तौर पर इस बात को तस्लीम करते हैं कि एक तो उनका जो नारा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो जब वो पाकिस्तान की बात करते हैं तो उनके जहन में एक ही बात आती है कि वो सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्तगी की सूरत में ही मुमकिन है। तो उसमें मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो ख़ुद से भी कश्मीरी नस्ल हैं, और फिर कश्मीरी जो है ना उनको बिल्कुल इस तरह नहीं समझते कि वो नेशनल लेवल के लीडर हैं, वो समझते हैं कि ये हमसे हैं, हम ही उनसे हैं। तो ये वो एक अट्रैक्शन जो नेचुरली होती है, तहफ़्फ़ुज़ होता है ना, तहफ़्फ़ुज़ होता है, तो वो एक तरह का जो अपने सियासी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिसने आपने समझा बताया है वो भी कश्मीरी समझते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आप देखें ना कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और एक कंट्रोल लाइन के ऊपर हर साइड से इंडियन ब्रूटैलिटी को आप देखते हैं, तो एक तवील जो हमारी जदोजहद है भारत के ख़िलाफ़, उसमें कश्मीरी ये समझते हैं कि हमारी जो जोग्राफ़ी की तहफ़्फ़ुज़ है, जिस तरह एटॉमिक पावर के ज़रिए मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने पूरे पाकिस्तान को बचाया है, तो यही वो पार्टी और यही वो लीडरशिप है जो कश्मीर की आज़ादी में हमारे लिए किरदार अदा करेगी। तो ये ऐसा ट्रू जज्बा है कश्मीरियों के अंदर को जो अनमिट है, और उसके लिए वो अपनी हर तरह की कुर्बानी और अपनी लीडरशिप के साथ वाबस्तगी के लिए जो भी उनको मौका मिलता है, जिस तरह भी आपने टेलीविज़न पे दिखाया लोगों का जमे गफ़ीर, ये दरअसल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, रिलेट ये करना चाह रहा हूँ कि ये बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से कश्मीर जो है ना ट्रस्ट करते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनकी क़यादत बिलखुसूस। और एक और चीज़ की तरफ कश्मीरी देखते हैं, क्योंकि मेरा जब रिसेंटली कश्मीर विज़िट हुआ नीलम वैली में, तो वो देख के बोलते थे कि आप लोगों के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब बन गए हैं, तो हमारे लिए भी कुछ करें कि यहाँ पर जो है ना उस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए, क्योंकि वो लोग कश्मीर इस वक्त ये तलाश कर रहे हैं कि कोई यहाँ पर आए और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना उसको मजबूत किया जाए। बिल्कुल, ये एक अजाफी बात है। आप मियाँ शहबाज शरीफ को शहबाज स्पीड भी कहते हैं, हाँ। उनकी यही बातें हैं जिनकी वजह से उनको कहते हैं। तो वो चूँकि आज़ाद कश्मीर के अंदर उसको जब आप जन्नत नज़ीर कहते हैं तो फिर उसके टूरिज़म के हवाले से नहीं तवज्जो दी गई उस तरह। लोग चाहते हैं वहाँ जाएँ, लेकिन आपने देखा है कि अमूमन हमारे पाकिस्तान से नौजवान बच्चे और बच्चियाँ वहाँ बहुत फ्रिक्वेंटली में जाते हैं। रोड्स और कम्युनिकेशन की ख़राबी की वजह से उनकी गाड़ियाँ दरिया बुर्द हो जाती हैं, इसी तरह और बड़े मसाइल आते हैं, और उसमें बुनियादी वजह यही है कि प्रॉपर रोड कम्युनिकेशन नहीं है, और फिर रवाबत का भी बड़ा मसला है, चूँकि बिल्कुल सामने कंट्रोल लाइन के उस साइड पे इंडिया है, तो सिग्नल्स के भी इश्यूज चलते हैं। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है कि हमारा कश्मीर है और उसमें पाकिस्तान से जब से ये आपकी तरह मीडिया ने उसको हाईलाइट किया, तो उन्होंने देखा है कि ये तो वही जगह है जहाँ पे क्या कहते हैं गुजरे थे हम जहाँ और से। कश्मीर की ब्यूटी का तो कोई सानी नहीं है ना कश्मीर जितना, इसीलिए कहते हैं जन्नत नज़ीर। तो ये आपके इस टीवी और प्रोग्राम के तवसत से ज़ाहिर है कि कश्मीरियों की ये शदीद ख्वाहिश है कि जिस तरह आपकी मोटरवेज बन रही हैं, लास्ट टाइम जब मियाँ साहब का था दौर, तो मियाँ साहब ने बाकायदा से ये जो सी पैक के ज़रिए से जो रूट दिया था मोटरवे का, वो यही था कि दीना से आप इंटर हूँ और वो रास्ता सारा क्लियर करते आप कंट्रोल लाइन बाग से होते हुए मुजफ्फराबाद नीलम, और फिर आके आप यहाँ पे गड़ी हबीबुल्लाह जाके मिले, और इतना ज़बरदस्त, हाँ बहुत एक्सीलेंट आउटस्टैंडिंग रूट। मियाँ साहब का आपको पता है इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, तो फिर वो जो कश्मीर को डायरेक्टली मिला सकता है मनसेरा के साथ भी, हाँ। और फिर दूसरी तरफ से दीना जो आप बोल रहे हैं जीटी रोड से भी डायरेक्टली आपको एक ऐसा रूट था कि जिससे आम लोगों को पाकिस्तान से जिनको वाकफियत नहीं है कश्मीर की, वो पूरे कश्मीर को एक समझ लें कि एक ग्लोब की शक्ल में देख सकते थे। क्या बात है। और ये विजन रखना बड़ा ज़रूरी होता है किसी भी इलाके की डेवलपमेंट के लिए। ज़ाहिर है इतनी ब्यूटी है, उसको जब टूरिज्म को प्रमोट करने की बात करते हैं तो ज़ाहिर है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस तरह का चाहिए। सर मरीम नवाज साहिबा कल मौजूद थी, इससे पहले मियाँ साहब भी कश्मीर जाते रहे, नवाज शरीफ साहब भी। तो अगर मैं कहूँ कि कंपैरिजन ज़ाहिर है मुश्किल होगा, लोगों की अपने लीडर्स के साथ एक एफिलिएशन होती है, लोग पार्टी के लिए अपने कायद को देखने के लिए आते हैं, लेकिन जब नवाज शरीफ साहब मौजूद होते हैं, जब मरीम नवाज साहिबा मौजूद होती हैं, दोनों में क्या डिफरेंस आपको नज़र आता है? देखिए, एक तो मरीम नवाज जो है मियाँ नवाज शरीफ की शबी है, सीधी सी बात है। वो लोग उनमें अक्स देखते हैं,
इस फैमिली ने जो पाकिस्तान के लिए जो तकलीफ़ करब, एक तो एज ए लीडर देखे, एज ए फैमिली जो तकालीफ उन्होंने देखी है ना, कश्मीरी बड़े डीपली उसको फील करते हैं कि हमारी लीडरशिप को बिला वजह जो है ना इस करब से गुजारा गया है। तो वो जब भी आपने भी जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से, तो लोगों के जहन में जब मरीम साहबा जाती हैं तो वो यही देखते हैं कि ये तो मियाँ नवाज़ किसकी बेटी है, ये मियाँ नवाज़ शरीफ। उनको देख के ना वो अपनी जो उनकी जो थ्रस्ट होती है ना अपने लीडर के साथ अटैचमेंट को, वो भी अपने जज्बात की तस्कीन करते हैं कि वो हमारे यहाँ आई हैं। तो ये ऐसा जज्बाती सा लगाव है जो ज़ाहिर है कारकुनों का अपने लीडर के साथ होना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी बात है और वो है भी। तो मैं ये समझता हूँ कि अलग से भी मरीम साहबा की जो उनकी जो पर्सनालिटी है और उनकी जो गुफ्तगू है और जिस तरह की उनकी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने पॉलिटिकल तरबियत की है, वो रिफ़्लेक्ट होती है लोगों में अदब अदाब, वो जो जिसका जनाजा निकाल दिया गया है पाकिस्तान की सियासत से। और वो तमाम जो हमने सकाफ़त कल्चर अपनी पार्टी से और बाकी पीपल्स पार्टी से, ANP से, जो बड़ी जमातें हैं जिनके ज़रिए हमारी ट्रेनिंग हुई है कि बात कैसे करनी है, दूसरे से बात सुननी कैसे है, उसका जो जनाजा निकाला गया है, उस कल्चर की रिहेबिलिटेशन और बहाली के लिए मरीम नवाज़ शरीफ साहबा का इस तरह पब्लिक में जाना बड़ी अहमियत का आमिल है। ये मुस्लिम लीग के लिए ये अकेला नहीं बल्कि ये पाकिस्तान की सियासत से और नौजवानों की तरबियत के लिए बड़ा अहमियत का अमल है। दुरुस्त, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से आज़ाद कश्मीर भी तरक्की करेगा। बहुत शुक्रिया। एक बात अगर मैं यहाँ करना चाहूँ वो ये कि ज़ाहिर है कि हमारा जो वस्ती बाग है जहाँ पे कल मोहतरमा मरीम साहबा गई हैं, तो वो एक इंतहाबी अमल है जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और वहाँ के जो हमारे एक स्पेसिफ़िक एक हलका है जिसमें इलेक्शन होने जा रहे हैं 8 तारीख को। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन है ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमने वहाँ मुश्ताक मनाज साहब को इलेक्शन जितवाना है या मरीम साहबा इस मकसद के लिए गई थी। दरअसल वो मकसद ये था कि जो कश्मीरियों की जो कमिटमेंट है पाकिस्तान के साथ उसको जला बख्शना मकसूद था, जिसको कमज़ोर करने की कोशिश की है गुज़श्ता 3-4 सालों में, जहाँ पे पैसे की रेल पेल के ज़रिए से आपने देखा कि किस तरह लोगों की जो पॉलिटिकल विल है उसको ख़रीदा गया। और हमारे जो इलेक्शन चोरी हुए 2021 के, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाज़ेह अक्सरियत में थी और उसको बाकायदा कट टू साइज करते हुए इस तरह हमारे पॉपुलर वोट तो हमारे ज़्यादा है, लेकिन हमारी सीटों में हमें वहाँ पे रखा गया कि ये कहीं हुकूमत साजी में न जाएं। तो ये कल का जो इलेक्शन है ये हमारे लिए दरअसल हम ये भी साबित करना चाहते हैं कि 2021 में जो ज़्यादती होती रही हैं वो देखें यहाँ मुश्ताक मनाज किस तरह विन करके ये साबित करेगा कि वो जो अब 4 साल से हम कह रहे थे कि उसका ये अमली नतीजा है कि कश्मीरी चाहते क्या है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मलिक साहब तशरीफ़ आवरी के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे अपने प्रोग्राम को। कहीं मत जाएं, सुबह पाकिस्तान के साथ। फरीद की शादी हो गई, अब सिकंदर को कह दें कि वो उससे मिलना जुलना बंद कर, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपके मेरी बेटी का नाम किसी जराइम के साथ। आप एक बार उनकी बात तो सुन लें, वो इतनी बड़ी ऑफर दोबारा नहीं मिलेगी। जमीन माँ होती है, माँ की ऑफर नहीं लगवाते। मैं भी ये जमीन बिकवा के छोड़ दूंगा। जब से उसको देखा है आंखों से हटी नहीं। 2 साल के बाद आज पता चला कि उसका नाम नैनिश है। सिफारिश और रिश्वत के बिना यहाँ पे कोई काम नहीं। जो कागज के टुकड़े किसी को इज्जत की रोजी नहीं दे सकते, नहीं चाहिए मुझे ये। मेरे ऑफिस में आ जाओ बेटा। आज जिस सीट पर मैं बैठी हूँ ना, कल को इस सीट पर अरीज नहीं बैठना है। तुम आज से ही अरीज की इस हैसियत को कबूल कर लो, वरना ये रिश्ता चल नहीं सकेगा। सॉरी आंटी, मुझे आपकी ऑफर कबूल नहीं। अगर किसी ने तेरी तरफ पहली आंख से देखा तो मेरी जिंदगी का एक ही मकसद होगा कि उसको इस दुनिया से उठा दूं। वेलकम
वेलकम बैक नाजरीन। बहुत से खेलों की बात होती है, कुछ खेलों के बारे में कहा जाता है ये आग और पानी का खेल है, और कभी आर्ट की बात करते हैं, फन की बात करते हैं, तो नॉर्मली आर्टिस्ट रंगों का इस्तेमाल करता है अपने फन पारे को सजाने के लिए। लेकिन आज एक ऐसे आर्टिस्ट से मिलवाएंगे जिनका कोई आग से ही खेल चलता है, आग से ही वो अपने फन को जला बख्शते हैं। आग का उनके काम में, उनके फन में क्या किरदार होता है, ये उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। बिल्कुल, हमें ज्वाइन करें वीडियो लिंक के जरिए फायर आर्टिस्ट जनाब जैद बिन अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम जैद भाई, खैरियत से हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी, अल्लाह का करम है, आप बताएं ठीक हैं जी? अच्छा जैद, ये बताइएगा कि ये फायर आर्टिस्ट ये क्या होता है? आज से पहले हमने फायर आर्टिस्ट जो सुने थे वो सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से किसी ख़ास मकसद के लिए, जिस तरीके से कोई स्टेज परफॉर्मेंस के लिए या सर्कस में एक वक्त में यूज़ होते थे, तब हम देखते थे। तो आपकी ये आर्ट और इसको फिर फायर आर्ट में कन्वर्ट करना, ये कहाँ से आपने सीखा और कैसे ये शुरू किया? जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि पीटीवी ने मेरे काम को सराहते हुए मुझे अपने शो में इनवाइट किया। तो जैसे कि आपने ये सवाल किया कि जी जितना भी काम होता था पहले स्टेज शो पे और ये इस तरह के, बिल्कुल ठीक आपने कहा है। लेकिन ये जो मैंने शुरू किया था आज से कुछ 4 साल पहले, तो ऐसे ही कागज़ के ऊपर मैंने धागे से शुरू किया था। ठीक है। तो फिर मैंने धागा रख के देखा तो उसको आग लगाई, तो मैंने कहा अगर ये इस तरह हो सकता है तो इसको हम किसी भी तरह से आर्ट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो शुरुआत में तो मुश्किलें हुई हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते गए हैं, फिर अल्लाह का करम है, बस आपके सामने है। अच्छा जैद, ये बताइएगा कि आग के साथ पेपर को कितना जलाना है कि आग ना लगे और अपना फनपारा जो आप तख्लीक करना चाहते हैं वो भी कर सके, ये अंदाज़ा कैसे होता है आपको? जी देखें, पहले तो कोई अंदाज़ा नहीं होता था। पहले क्योंकि पेट्रोल के साथ में करता था, धागे को पेट्रोल में भिगो के उसको कागज़ पे रख के आग लगाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला कि इसके अंदर हवा का भी बड़ा रोल होता है। क्योंकि हवा आती है तो कागज़ को लगती है, आग को लगती है, तो कागज़ सारा जल जाता था। तो हाँ जी, तो इस तरह करके फिर वो हवा को मैंने सबसे पहले कंट्रोल किया कि हवा उस जगह पे बैठ के करूँ जहाँ पे हवा ही ना हो। तो फिर मैंने इसको धागे से कन्वर्ट किया केमिकल्स में। तो केमिकल्स के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह का कोई एक केमिकल मुझे मिल गया बड़ी मेहनतों के बाद, कि फिर मैं वो उसको रखता हूँ, हवा रोकता हूँ, उसको आग लगाता हूँ, तो उसको कंट्रोल करके तो बना लेता हूँ अपना जो भी मैंने नाम लिखना हो, कुछ भी। तो इस तरह करके था। शुरू में काफ़ी मतलब जले भी कागज़, तो काफ़ी नुकसान भी उठाने पड़े हैं, लेकिन अल्लाह का करम है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो करते करते फिर ये पता चल गया कि ये किस तरह कंट्रोल करना है। अच्छा जैद, आपने मुझे बताना है स्टेप बाय स्टेप कि आपकी जो आर्ट है ये आप कैसे करते हैं। लेट्स से आपके फन पारों में क्या चीज़ आप कर रहे हैं, कुछ कैलीग्राफी कर रहे हैं, कुछ ख़ास किस्म के पोर्ट्रेट बना रहे हैं, और उसको बनाने के लिए आप पहले धागे को जो पेट्रोल में डालते हैं, उसके बाद धागे का वो जायचा बनाते हैं और फिर आग लगाते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप समझाइएगा। जी बिल्कुल, मैं आप अपने साथ ये लेके भी आया हूँ। जो मैंने पहली शुरू की थी, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या था। पहले ये वाला था, अगर आपको शो हो रहा हो। बिल्कुल, तो पहले ये था। सही, ठीक है। तो इसको मैंने किया है, कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन हुआ नहीं। सही। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करते गए। ये मैं आपको वो दिखा रहा हूँ जो धागे से हुआ था। ये धागे का प्रोसेस, जितना भी ये धागे से शुरुआत की थी मैंने, तो लेकिन ये मतलब कि वो उस टाइप का उस लायक गया नहीं, उस मतलब जो मैं चीज़ चाहता था ना वो हुआ नहीं। तो मैंने इसको मतलब और मज़ीद इसके बारे में सर्च की, यूट्यूब से देखा, मैंने इधर उधर नेट से भी देखा, लेकिन मुझे 2 लोग मिले थे। तो एक तो कमल साहब हैं, इंडिया के हैं, एक बाहर के थे आर्टिस्ट, वो धुएं से करते थे। लेकिन मैं चाह रहा था कि इस तरह से कागज़ दरमियान से जो है ना वो खाली हो जाए, मैं आग लगाऊं, दरमियान से कागज़ खाली हो जाए। तो फिर मैंने इसको जो है ना वो अपने दोस्त थे एक हैदरी साहब, उनको कहा, मैंने कहा यार मुझे ना इस तरह का कोई चीज़ बताओ कि मैं कागज़ के ऊपर रखूं तो उसको आग लगाऊं तो बीच में से खाली हो जाए तो बाकी कागज़ ना जले। वो मुझे कहता है यार चोरी की हो या तेन पागल हो। मैं कहा नहीं जी यार, इस तरह तो कुछ होना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ हम नहीं लेके आए आर्ट में, वही पुरानी सदियों की चल रही है आर्ट। सही बात है। तो इस तरह करते मैंने उसका बड़ा सर खाया।
तो उसका एक दोस्त था कि वो बनाता था वो पटाखे वगैरह इस तरह की चीज़ें। और रात को 1 बजे आया मेरे घर के अंदर, आ चोरी तेरा हाल लब गया। अच्छा वो मुझे ले गया, उसका दरवाज़ा बजाया, जाके उसको कहता कि यार वो जो पटास होती है ना आप पटाखों के अंदर डालते हो वो दे दो, हमारा असाइनमेंट है तो हमने वो करनी है तो वो तो दे दो हमें। अच्छा वो हम ले आए, वो जब हम लेके आए हैं वो पहले देना कहता पता नहीं यार तुसी की बम बूम ना बनाना हो, इस तरह की उसने बातें की। मतलब पंजाबी में आपको बता रहा हूँ, हमारी उधर की लैंग्वेज, सादकाबाद से बिलोंग करता हूँ ना बेसिकली, तो वहाँ की लैंग्वेज इसी तरह की है थोड़ी सी, तो शुगल में ना, तो उसने दे दिया। फिर मैंने ये किया, ये दरमियान से बिल्कुल ही खाली हो गया। तो ये जो है था ये बिल्कुल दरमियान से निकल गया। मैंने कहा यार नहीं, इससे भी कोई अच्छी चीज़ होनी चाहिए, इससे भी कोई बेहतरीन चीज़ होनी चाहिए कि ये दरमियान से कागज जो है ना वो जले ना। तो फिर मैंने मतलब कोशिश की, तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ बन गई आपके सामने। ये हज़रत अली का नाम लिखा था मैंने अपनी तरफ से, तो ये आपको शायद हल्का सा शो भी हो रहा हो, या अली लिखा हुआ है ऊपर। तो इस तरह करके ये चीज़ें आगे से आगे बेहतरी की तरफ गई, बेहतरी की तरफ गई। ये फिर मैंने ये चीज़ ये आपको दिखा रहा हूँ, शो कर रहा हूँ। वेरी नाइस। तो इस तरह करके है। तो फिर वो आप पोर्ट्रेट की बात कर रहे थे, तो ये नाम वगैरह लिखने और इसके अलावा ये इस तरह की चीज़ें बन। जी जी। अच्छा ये बताएं कि कोई भी फन सीखने के लिए आपको कोई ना कोई उस्ताद चाहिए होता है। आपने ये सारा प्रोसेस तो खुद एक्सप्लोर किया, क्या बेसिक आइडिया या किस तरह से ये फायर आर्ट होता है किसी ने आपको कभी सिखाया? और अगर आपने ये खुद तख्लीक किया या खुद इस पे काम कर रहे हैं तो इसको पजीराई कितनी मिल रही है, ये कितना पॉपुलर हो रहा है लोगों में? जी जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि कोई भी काम सीखने के लिए उस्ताद होते हैं, तो मेरे वाले साहब ये कहते थे कि बिना उस्ताद के जो बंदा होता है ना वो किसी काम का नहीं होता। तो बस उस्ताद हैं जी, ये दुनिया उस्ताद है सबसे बड़ी, तो जिसने सिखाया है। तो कुछ इस तरह दोस्तों से सीखा, कुछ इधर उधर से। अब मतलब कि ये कहना कि मैंने अकेले ने ये किया तो ये तो मतलब अजीब सी बात लगे कि यार तुमने अकेले ने कैसे कर लिया। सबसे पहले उन दोस्तों का शुक्रिया है कि जिन्होंने मेरी बात को समझ के तो इसको यहाँ तक मुझे लेके आए हैं, और जिन्होंने मुझे कहा कि नहीं यार ये कोई चीज़ है, आप इसको करो। सबसे पहले तो मैं उनका जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये जैसे कि ये आप पोर्ट्रेट की बात कर रहे थे, ये जैसे ये क्या प्लान है आपका, इस तरह और करके उसके कुछ नहीं नजर आ रहा आपको, जैसे बिजनेस इसको पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आपका सवाल बहुत अच्छा है कि एग्जीबिशन हमारे पाकिस्तान में पहले बहुत ज़्यादा होते थे, अभी तो कुछ तादाद में कोरोना के बाद कमी आई है काफ़ी। तो हम तो आर्टिस्ट लोग हैं, यही चाहते हैं कि एग्जीबिशन होते रहें। तो मेरा भी इंशाल्लाह अनकरीब ये प्लान है कि मैं लाहौर में होता हूँ बेसिकली, तो मैं भी इसको कोशिश करूँ कि मैं कहीं पे जो आर्ट काउंसिल में इसको मतलब एग्जीबिशन के तौर पे जो है ना उसको दिखाऊँ। और पजीर आई की जहाँ पे आपने बात की है, देखें जी कोई भी चीज़ अचानक से मशहूर नहीं हो जाती, उसको टाइम लगता है। जी अभी फ़िलहाल तो सिखाया नहीं है, तो इंशाल्लाह सिखाएंगे भी, ज़रूर सिखाएंगे आगे से आगे। बेसिक मेरा मकसद जो है इसको मीडिया पे लाने का वो यही था कि इस काम में जो मतलब कोई आसानी पैदा हो सके। ठीक है, नहीं बहुत अच्छी आर्ट है आपकी, फायर आर्ट एक मुनफरिद चीज़ है, और जिस तरीके से आपने मेंशन किया है कोई भी पहले पाकिस्तान में काम नहीं कर रहा, तो ये बहुत अच्छी है। अच्छा, इसको ना मज़ीद आप निखारने के लिए कोई और रास्ते देख रहे हैं, कुछ और चीज़ें देख रहे हैं, कोई उस्ताद का तलाश करना, या मज़ीद जिस तरह पटास आपको एक मिली थी, कोई और केमिकल का तलाश हो आपको जो आपको मज़ीद इस आर्ट को मज़ीद रिफाइन करती जाए? जी 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 बिल्कुल। मुझे मतलब पटास तो एक शुरुआत थी ना, तो उससे आगे फिर मैंने ख़ुद भी फाइंड किया, कुछ दोस्तों को कुछ इधर उधर से यूट्यूब से देख के। अब जो अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह की चीज़ एक फ़ाइंड हो गई है कि उसको मैं कागज़ पे रखूँ, बटर पेपर पे रखूँ, कपड़े पे रखूँ, किसी भी चीज़ पे उसको मैं जलाऊँ और वो मतलब उसी जगह से जलेगा जिस जगह से मैं जला रहा हूँ, जहाँ से मैं जलाना चाहता हूँ। तो और आपने बिज़नेस की बात जो की थी, तो मैं इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है कि इसको आर्ट एंड क्राफ्ट में जो कपड़े होते हैं उसके ऊपर जो है ना इसका वो करके तो इसको मार्केट में लाऊं। मेरी कोशिश तो है, बाकी सपोर्ट है जी, आप लोगों की सबकी सपोर्ट है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ठीक। अच्छा जैद, एक आखिरी चीज़ बता दें कि आपको एक फ़न पारा तख्लीक करने में कितना वक्त लग जाता है? लेट सपोज आपने या अली लिखा, आप कितने वक्त में ये लिख सकते हैं?
जी 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 जी, जैसे कि आपने बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा और टाइम पे पूछा है। मैं जैसे कि ये आपके लिए एक छोटा सा तोहफा लेके आया था, तो इसको बनाने में मुझे, ये 3 वर्ड हैं, इसको बनाने में मुझे कम से कम भी कोई 2.5 घंटे के करीब तो लगा होगा। 2.5 घंटे में? इट्स तो ब्यूटीफुल। 2.5 घंटे के करीब ये सुबह उठ के मैंने जो है ना इसको बनाया था, तो इंशाल्लाह ये आपको यहीं पे तोहफा दे के जाऊंगा। जैद भाई आपने पीटीवी को तोहफा दिया और तो सुबह ये आप पाकिस्तान हिसाब लगा लें कि की इतना तरफ वक्त से- लग जाता है। और ये सुबह पाकिस्तान की तरफ से लाहौर स्टूडियो को और लाहौर पीटीवी को नहीं, जो है ना, वो इस्लामाबाद आपको PTV इंशाल्लाह की बना तरफ से के इस्लामाबाद पार्सल करा दूंगा। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। जैद बिन अब्बास हमारे साथ मौजूद जी, थे, जी, फायर बिल्कुल। आर्टिस्ट हैं और अपना काम कर रहे हैं, मुनफरिद काम कर रहे हैं, और इसी तरीके से जितने भी नौजवान हैं उनको प्रोएक्टिव होकर आगे बढ़ के कुछ मुनफरिद तलाश करना चाहिए और अपना रास्ता खुद निकालना चाहिए। न्यूज़ ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे अपने प्रोग्राम को। हिम्मत जाएं, सुबह पाकिस्तान के साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। दो बड़े मिलते जुलते बड़े इंटरेस्टिंग खेल, फुटबॉल और फुटसॉल। और कभी ऐसा होता था जब मुझे नहीं पता था, कोई भी फुटसॉल कहता था, मुझे लगता था इसको फुटबॉल बोलना नहीं आता, गलती से बोल रहे हैं, ऐसा भी ज़माना था। ये होता है, कभी आपको नहीं पता होता, क्योंकि दोनों इतने सिमिलैरिटीज़ हैं, ना सिर्फ नामों में बल्कि खेल भी दोनों एक जैसे होते हैं। बॉल डिफरेंट होता है वेट के हिसाब से, और जो आपकी एंटिटी होती है जिसके दरमियान आपने खेलना होता है उसमें डिफरेंस होता है एरिया में। बाकी बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ पाई जाती है, दोनों के रूल्स एक जैसे होते हैं। क्या डिफरेंस होता है ये ज़रूर पूछेंगे। आज हमारे साथ एक फुटबॉल फैमिली के 2 चश्मो चिराग मौजूद हैं, जिनकी फैमिली में बहुत सारे लोग फुटबॉल खेलते हैं। बहुत सारे लोग फुटबॉल खेलते हैं और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने फुटबॉल को थोड़ा सा पीछे रखा, लेकिन अब पिछले तकरीबन 5 सालों में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग एक्टिव हो रहे हैं, इसकी गेम्स की तरफ आ रहे हैं। पहले सिर्फ और सिर्फ कुछ शहरों में खेली जाती थी, लेकिन अब इसको बढ़ के पूरे पाकिस्तान में हो गया। और मैं बड़ा हैरान हुआ कि हमारी वुमेन नेशनल टीम जो है वो किस तरीके से जा रही है, चाहे एशियन गेम्स हों या हमारी नेशनल गेम्स। रिसेंटली अभी जो क्वेटा में हो रही थी उसमें भी आर्मी की टीम ने विन किया। सो हमारे साथ 2 शख्सियात जो मौजूद हैं ये भी नेशनल टीम की प्लेयर्स हैं, और इसके अलावा फुटसॉल की तरफ से भी फुटसॉल भी खेलती हैं और फुटबॉल भी खेलती हैं, और इनकी पूरी की पूरी इंटायर फैमिली फुटबॉल से रिलेटेड है। इवन इनके फादर पाकिस्तान टेलीविजन की तरफ से भी फुटबॉल की टीम का हिस्सा रह और इनकी चुके मदर हैं। भी कोच रह चुकी हैं। इनके दोनों चाचू खेलते हैं, दोनों- अभी सारी फुटबॉल फैमिली है। सो 9 चाचू खेलते हैं। 9 चाचू, वाह, मुझे सो तो आपकी मुलाकात करवाते हैं जी फुटसॉल एंड फुटबॉल प्लेयर इमामा आरिफ एंड मिराल आरिफ से। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर कमिंग। खैरियत से आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल वेल। सो इमामा आपसे स्टार्ट करते हैं, आप चूंकि बड़ी बहन हैं, ठीक है? तो मुझे ये बताएं कि ये फैमिली की वजह से ही आप लोगों ने स्टार्ट किया या ज़बरदस्ती स्टार्ट करवाया गया कि फ़ुटबॉल खेलना है? नहीं नहीं, आई थिंक जब हम बाबा को खेलते हुए देखते थे, हम जब भी बाबा का कोई भी मैच होता था हम सब ने लाजमी जाना होता था उनको चेयर अप करने, एंड आई लव दैट वाइब उस वक्त, ठीक है? तो दैट वाज आई थिंक फर्स्ट थिंग कि मुझे पता चल गया कि आई शुड फोकस ऑन ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि फादर खेलते हैं तो हमने भी खेलना है। बिल्कुल, हाँ। मिराल, आपका भी ऐसा ही था? जी याद नहीं है बट मुझे पता है। कब खेलना शुरू किया? जब मैं 5th क्लास में थी मैंने नेशनल्स खेल लिए थे। खुद से इंटरेस्ट था? ये नहीं याद मुझे। खुद इंटरेस्ट बस वो एक माहौल बना हुआ देखती है ना सब बच्चे कि ऐसा चल रहा है, आप ही खेल रही है तो चलो मैं भी ट्राई कर लूं। हाँ, व्हेन आई प्लेड फर्स्ट नेशनल्स इन माय 5th क्लास, तो तब बहुत मुझे सराहा गया था, तो मैंने कहा अब इसी पे फोकस करना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे तारीफें जो है ना वो मिलने का सीन होता है। सो माशाल्लाह से दोनों नेशनल प्लेयर्स हैं। जी, ओके। और ये इमामा के पास गोल्ड मेडल भी है, इसकी भी डिटेल पूछे। जी, ये मेरा भी है। अच्छा, ये दोनों को मिला है? ओके, तो ये दोनों बताएं। पाकिस्तान जो आर्मी की टीम है हमने क्वेटा में रिप्रेजेंट किया है। सॉरी, वेरी नाइस, वेरी वाओ। नाइस। सो आप दोनों इस वक्त आर्मी के साथ प्लेयर हैं, डिपार्टमेंटल प्लेयर, और हाउ वाज द एक्सपीरियंस मिराल इस वक्त क्वेटा में? बहुत अच्छा था एक्सेप्ट द वेदर, बट ये कि बहुत सारे स्पोर्ट्स हो रहे थे एंड वी गॉट टू नो मोर अबाउट द अदर स्पोर्ट्स, और बाकी सब प्लेयर्स को भी देख के इट वाज वेरी मोटिवेटिंग, और ये कि बहुत अच्छा माहौल था। एंड आई थिंक इस तरह के और भी इवेंट्स होने चाहिए, बट ये कि काफ़ी बड़ा इवेंट था, वी लव्ड दैट। एंड अदर थिंग जो बिल्कुल जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग थी कि हमारे मोस्टली स्पोर्ट्स बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया जाता है, टीवी पे दिखाए नहीं जाते, बट दैट वाज द वन कि जिसका प्रॉपर टेलीकास्ट वगैरह हो रहे थे, प्रॉपर लाइव दिखाया जाता,
तो दैट वाज द प्लस पॉइंट कि जो बच्चे घरों में खेलते हैं, कहीं पे भी दूर दूर खेलते हैं, तो उनके वालिदैन भी उनको देख के फिर खुश होते हैं, यू नो, एंड इट्स समथिंग गुड फीलिंग। ऐसा होता है मामा कि जो प्लेयर्स फुटबॉल खेलते हैं वो फुटसॉल नहीं खेलते, और जो फुटसॉल खेल रहे होते हैं वो फुटबॉल में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, हालांकि दोनों में सिमिलरिटीज़ है। तो इन दोनों खेलों के रूल्स में क्या डिफरेंस होता है? अच्छा, फुटसॉल में भी दो किस्म के फुटसॉल हैं, एक है फीफा वाला फुटसॉल और दूसरा है स्पेनिश फुटसॉल जो फफूसा से बनता है, ठीक है, और उसमें डिफरेंट रूल्स होते हैं। फीफा वाले में डिफरेंट रूल होते हैं। इसमें 5 साइड भी हो सकता है, 6 साइड भी होता है, 7 साइड भी होता है, इट डिपेंड्स कि आप लोगों और शॉर्ट फील्ड गेम, बिल्कुल हाँ, एंड इट्स वेरी शॉर्ट, बहुत शॉर्ट होती है फील्ड, पोल भी प्रॉपर शॉर्ट होते हैं, प्लेयर शॉट होते हैं, रूल्स डिफरेंट होते हैं कि आप अपने जो गोलकीपर है उसको एक वक्त में अपने हाफ की साइड पे एक पास दे सकते हो फीफा वाले में। और जो स्पेनिश वाला होता है वो वुड पे खेला जाता है, वुडन ग्राउंड पे, और जो दूसरा वाला होता है वो टर्फ पे खेला जाता है। वेरी नाइस। सो आपका इंटरेस्ट अगर मैं पूछूं ज़ाती तौर पर, तो फुटसॉल या फुटबॉल? पहले फुटबॉल था बट अभी 3-4 सालों से फुटसॉल में काफ़ी, क्योंकि बैक टू बैक इवेंट्स खेले हैं तो इस वजह से। और आपका इमाम? सेम, क्योंकि हम काफ़ी फुटबॉल की इवेंट्स आई थिंक कम होते हैं, एक दफ़ा होता है, कम होते हैं ना, तो ये कि फुटसॉल के बैक टू बैक होते रहते हैं, पिंडी इस्लामाबाद साल में एक दफ़ा होता है, और फुटसॉल के ये हर यूनिवर्सिटी में हो रहा होता है, फिर आप प्रॉपर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पिंडी इस्लामाबाद में बहुत इन है फुटसॉल। तो मेरा ऐसा नहीं होता कि आप अगर दोनों में से कोई एक चीज़ नहीं खेल रहे तो उसके लिए आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाए, आपको मतलब भूल जाए कैसे खेलते हैं? आई थिंक नहीं है, लेकिन ये है कि जब हम 11 साइड ज़्यादा खेलते हैं तो जब हम फुटसॉल में आते हैं तो वो स्टार्टिंग में हम लोग उस तरह वाला खेलने शुरू हो जाते हैं कि ये उड़ाने वाला, ये बहुत एयर बॉल खेलने लग जाते हैं, विच इज़ लाइक कि फुटसॉल में हमें बहुत ग्राउंडेड खेलना पड़ता है, ये ऊपर वाले बॉल्स वगैरह और इस तरह नहीं खेलना होता। लेकिन ये कि जब हम 11 साइड की प्रैक्टिस और कैंप से आते हैं तो फिर हम लोग उसमें भी इस तरह खेलने लग जाते हैं, फिर जब हमें ज़रा कोच वापस। अच्छा, इस वक्त हमारी नेशनल टीम की कंडीशन क्या है मेराल? आई थिंक इट्स प्रीटी गुड एंड इट्स गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। और दूसरी चीज़ ये कि काफ़ी उन्होंने इम्प्रूव किया है एज इन फैसिलिटेशन भी, ठीक है, वुमेन को आपको पता है बहुत फैसिलिटेट करके चलना पड़ता है, स्पेशली इन सच कंट्रीज, तो इस वजह से उन्होंने फैसिलिटीज़ पे बहुत ध्यान दिया है और अच्छा हमारा चल रहा है, ऐसी बात जो है वो हरगिज़। अच्छा, जुमला बड़ा मज़ेदार था कि वुमेन का आपको पता है बहुत फैसिलिटेट करके चलना पड़ता है। ओके, सो इमामा, नेशनल टीम में हमारी फेडरेशन जो है वो फेडरेशन काम कर रही है ख़वातीन के ऊपर भी, और या सिर्फ आपको लगता है कि ये फुटबॉल जो है ना ये भी मेल डोमिनेटेड ही? नहीं, नॉट येट। आई थिंक अभी हम ये फील कर रहे हैं कि इट्स आई थिंक इक्वल राइट्स मिल रहे हैं, एंड द अदर थिंग बिकॉज पे का सिस्टम भी, बिकॉज आई हैव बीन देयर, तो वहाँ जो प्रॉपर पे सिस्टम था वो भी इक्वल है राइट नाउ। वंडरफुल, सो दिस इज समथिंग वेरी गुड। डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स कितने इंपॉर्टेंट है? जितने के स्कूल लेवल इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए, आई थिंक डिपार्टमेंट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटिटी, तो उसकी वजह से जब हम लोग किसी भी बड़े इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तो फिर आपको वो एज अ डिपार्टमेंटल प्लेयर ट्रीट करते हैं, और आपको फिर फैसिलिटीज़ पे भी और आपकी ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह भी उसी तरह होते हैं। बिकॉज अगर आप एक क्लब के उसमें आते हो वहाँ पे भी कोचेज अच्छे होते हैं एवरीबडी, बट ये कि थोड़ा सा आप जैसे जैसे एक लेवल ऊपर जाते हो तो आपको उस हिसाब से कोचिंग और अच्छी आपको मिलती है। अच्छा, खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई भी बड़ी ज़रूरी होती है, तो मिराल ने अभी थर्ड ईयर में एडमिशन लिया है। दरअसल हमारी मम्मा कहती हैं आपने अगर खेलना है तो पहले पढ़ना पड़ेगा, तो आप क्या भी नहीं छोड़ सकते। मैं बीएस कर रही हूँ जेंडर एंड वुमेन एजुकेशन में। तो पढ़ाई खेल दोनों चीजें मैनेज हो जाती हैं, बैलेंस हो जाता है? जी, वो जब डांट पड़ती है फिर हो जाता है, जब पता है कि ग्राउंड नहीं जाने देंगी फिर हो जाता है। ठीक है, हो गया। सो बहुत अच्छी बात है कि फुटबॉल और फुटसॉल दोनों चल रही हैं। अभी मैंने जिस तरीके से पूछा था मिराल से, तो इन्होंने बताया कि 3100 इस वक्त लगभग पूरे पाकिस्तान से वुमेन हैं जो खेल रही हैं फुटबॉल। ये तादाद बढ़ती हुई आपको नज़र आ रही है बाय द टाइम, या कम होती हुई नज़र आ रही है? नहीं, बहुत ज़्यादा हुई है, बिकॉज पहले जो सर्वे किया गया था आई थिंक फॉर द कोचिंग व्हेन वी डिड सर्वे तो इट वाज अराउंड 2400, तो 1.5 ईयर में अगर वो 3100 आ रहा है तो इट्स अ गुड ग्रोथ। तो आगे चल के भी इंशाल्लाह ये बढ़ेगा ही। माशाल्लाह, दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। इवन अगर आप देखेंगे अंडर 16 या अंडर 17 की भी कोई अगर बच्ची है जो खेल रही है तो उसके गेम में, और अगर आप देखेंगे कि कोई बच्ची है जो 10 साल से खेल रही है तो थोड़ा सा कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ गया, जिसकी वजह से अच्छा हो गया है। इनकरेज किया जाता है वैसे आपके आसपास जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके जानने वाले हैं, उनका रिस्पांस कैसा होता है? फैमिली तो खुद स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखती है, उनको तो एतराज़ नहीं होगा, लेकिन बाकी लोग?
मोस्टली पीपल उनको तो पता ही नहीं होता है, सब ये कहते हैं कि हमने फुटबॉल कभी भी सुना है, फुटबॉल की टीम भी है। अच्छा, हमने लड़कियां तो- भी खेलती हाँ, हैं? आर्मी की भी कोई टीम होती है, वो कैसी होती है मैंने कभी नहीं देखी। ऐसे ऐसे आपको सुनने को मिलता है। लेकिन ये है कि हाँ, बहुत सारे लोग जहाँ ऐसे हैं वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो फुटबॉल को पसंद करते हैं, वो काफ़ी फॉलो करते हैं और फिर वो आपको आपको पर्सनली इंटरनेशनल लेवल पे कौन पसंद है? हमें ब्राह्मोविच पसंद है। ओके, सो फेवरेट क्लब कौन सा आपका? मुझे USWNT पसंद है और ओरल प्राइड, आप नहीं जानते होंगे, वुमेन का है। ओके, और आप? मुझे एलेक्स मॉर्गन। और ये भी वुमेन क्लब है हाँ, ऑब्वियसली। सो इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता होगा, लेकिन ये भी देखें ना, अब अगेन आप बात कर रही थी पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन इंटरनेशनल क्लब्स का भी हमें यहाँ पर नहीं पता बैठे हुए, ठीक है। हालांकि मेल क्लब्स का यहाँ पर आप बाहर निकलेंगे पूछे तो सबको पता होता है, तो ये वर्ल्ड वाइड जो है ना ये चल रही है। रोनाल्डो, मेसी इतने मशहूर हो गए, खवातीन क्यों नहीं होती? उनको भी होना चाहिए। नहीं, वो हमें पता नहीं होता, बट वो उनके साथ के लेवल की है। हाँ एग्जैक्टली, हमें पता नहीं होता। अच्छा, क्या प्लान है? फुटबॉल को ही फुल टाइम आगे लेकर चलना है? क्या देखती हैं आप? नेशनल प्लेयर हैं माशाल्लाह से, और इसी को कंटिन्यू करना है या कुछ और भी एक्टिविटीज साथ? इसके साथ साथ मैं अभी साउथ अफ्रीका गई थी एज ए यंग लीडर। हमारा लीडर्स फॉर ग्लोबल चेंज में मैं आई वर्क एज अ कंटेंट क्रिएटर, तो हम वहाँ गए थे। सो ये नहीं है कि सिर्फ फुटबॉल ही, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट मोर इनटू। हाँ, ओके, व्हाट अबाउट यू? मैं कोचिंग की तरफ आई थिंक मेरा ज़्यादा रुझान है, तो आई वुड लाइक टू बी मोर इनटू कोचिंग। मिलाल, आपने स्पोर्ट्स वुमेन ही बनना है? आपने ये नहीं सोचा कि मैं डॉक्टर बनूंगी, मुझे मॉडल बनने का भी बहुत शौक था, पर मेरी रूटीन इजाजत नहीं देती। प्रैक्टिकली आपको लगता है कि आपने फुटबॉल कोच ही बनना है या फुटसॉल कोच? लेकिन ये कि आई एम डूइंग अदर थिंग्स एज वेल, थोड़ा लीडरशिप की तरफ भी मेरा है थोड़ा सा, तो इस वजह से आई वर्क इन यूथ इम्पैक्ट और इस तरह की चीज़ें, और थोड़ा फूड ड्राइव्स वगैरह भी करते हैं। सो आई थिंक वी आर डूइंग लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स। फूड ड्राइव कैसा वेंचर होता है? इट्स वेरी गुड, स्पेशली जब आपने देखा कोविड आया था, ठीक है, तो हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स से वी स्टार्टेड विद आवर फ्रेंड्स, हमारे जितने भी दोस्त थे हमने उनसे बात की, एंड देन वी ट्राइड कि अगर हम उनसे बात करके अगर हम लोगों को कुछ प्रोवाइड कर सकें, बिकॉज बहुत सारे लोग स्पेशली जो डेली वेजेस वाले थे दे वर सफरिंग, तो फिर हमारा आई थिंक इट वेंट वेरी वेल द फर्स्ट टाइम वाला, तो फिर वी स्टार्टेड डूइंग उसके बाद बैक टू बैक। और इस वक्त हमारी फुटबॉल में या नेशनल टीम में कोई और सिस्टर डो खेल रहे हैं या आप दो ही हैं सिर्फ? नेशनल्स उसमें खेल रहे हैं, जैसे मलिका आपा और रोशनान आपा। हाँ यस, और आप दो खेल। अच्छा, ये सपोर्ट होती है जब एक ही ग्राउंड में दो बहनें एक दूसरे के साथ एक ही टीम में खेल रही होती हैं? जब एक टीम में खेली होती है इट्स वेरी गुड फीलिंग, और आप हेल्प आउट भी बहुत होते हैं। अच्छा, कभी ऐसे हुआ है कि दोनों ने एक दूसरे के अगेंस्ट खेला हो? बहुत बारी, बहुत मारती हैं ये माशाल्लाह, भूल जाती हैं कि बहन हूँ। ये अक्सर मुझे कहती है। और आप प्लेयर हैं, लाइक आप की प्लेसमेंट क्या है? डिफेंडर। और आप? मैं फुटबॉल में डिफेंस पे खेलती हूँ और फुटसॉल में मिड खेलती हूँ। ओके, फुटसॉल में मिड खेलती हैं, और आप भी फुटसॉल में भी आप डिफेंडर खेलती हैं? डिफेंडर पे ही खेलती हैं। अच्छा, अच्छा, क्या सपोर्ट होती है एक दूसरे के साथ जो है ना जब एक टीम अप होके खेलते हैं आप लोग? आई थिंक हम लोगों का कोऑर्डिनेशन ज़्यादा हो जाता है, हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसको पता है कि अगर ये रिसीव करेगी तो ये फर्स्टली मुझे ही देखेगी, तो अगर कोई भी बॉल है तो मैं इस पे ज़्यादा रिलाई करती हूँ जब हम एक टीम में खेल रहे होते हैं। और जब ओपोनेंट होते हैं तब? और जब ओपोनेंट होते हैं फिर सिर्फ इसी से बचती हूँ, बाकियों की खैर बहुत। दैट्स इंटरेस्टिंग। अच्छा, आपके क्या प्लान्स है मामा? आपने नहीं बताया कि आपने इसके बाद क्या करना है, मतलब स्टडी हो गई, इंटरनेशनल लेवल पे भी ज़ाहिर है आपको मौके मिल रहे हैं, इसके बाद क्या प्लान्स है, क्या करना है? इसके बाद इंशाल्लाह, इसके साथ साथ इफ़ आई टेल यू, हम एक इट्स काइंड ऑफ सोशल प्रोग्राम, जिस इलाके में हम रहते हैं मोरका में, वहाँ पे हम सोशल प्रोग्राम करते हैं। वो बेसिकली है जितने भी स्ट्रीट चाइल्ड है उनके लिए है। वहाँ हम प्रॉपर फ्री फुटबॉल एजुकेशन वगैरह देते हैं अंडर प्रॉपर प्रोफेशनल कोचेस। हमने बहुत सारे हमारे जो कॉन्टैक्ट्स के थ्रू इंटरनेशनल कोचेस थे उनको भी बुला के बच्चों को ट्रेनिंग दिलवाई है, और इसके अलावा कोचिंग ट्रेनिंग भी, रेफरी कोर्सेज वगैरह भी। इट्स अ वेरी गुड आइडिया। अच्छा, कुछ अर्सा पहले हमारे पास एक स्ट्रीट फुटबॉल टीम आई थी, बड़े अच्छे बड़े ज़बरदस्त प्लेयर्स थे, तो इस तरह बच्चों को एंगेज करते हैं कि कोई आपको ऐसे नजर आ जाए तो उसको कहें कि आओ हम तुम्हें सिखाते, फ्री में सिखाएंगे? हाँ बिल्कुल, और ऐसे है कि अगर आप हमारे उस इलाके में पहले तादाद बहुत कम थी, बट स्लोली वो तादाद ज़्यादा होती जा रही है, और अब हमें छोटे मोटे थोड़े बहुत स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं जिससे हम बच्चों को शॉर्ट शर्ट वगैरह जूते प्रोवाइड कर देते हैं। सो इस तरह ये होता है कि जो बच्चे
गलत कामों में लग जाते हैं, उनके फ्री लिए एक टाइम में। attraction पैदा हो जाती है वो खेलों में। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो हम ट्रिप्स पे भी लेके जाते हैं उन्हें, तो हाँ, हम उनको हाइकिंग पे लेके जाते हैं, इस तरह डिफरेंट ट्रिप्स पे और लेके उसके लिए जाते हैं। फंड रेजिंग कैसे होती है? उसके लिए दोनों बहनें हैं ना, हाँ, क्रेडिट कार्ड पे होती है, तो हाँ। ठीक है, वंडरफुल। वेल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इमामा, आरिफ एंड मिराल। आरिफ, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मुलाकात करके, इसी तरीके से चलते जाएं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस दफ़ा कोई हज़ारा कम्युनिटी और गिलगित से छोड़ के हमारे पंजाब से भी निकल के सामने आया। थैंक यू सो मच। एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को, हमारे साथ रहें। किस्से जो कभी बयां ना हुए, सकाफतें जो कभी आम ना हुई, कोहदश्त में छुपी दिलचस्प दास्तानें की है जिनकी परवरिश राज़दां फिज़ाओं ने। मैं हूं इरफान मलिक और मैं लेकर जाऊंगा आपको एक ऐसे सफर पे जहां मिलेंगी अनकही दास्तानें, तारीख के रंग, दिलफरेब रहन सहन। सफर करेंगे हम बर्फज़ारों से नीलवों पानियों तक और दिखाएंगे ऐसे मुकामात जो हैं वतन की पहचान, पहचान पाकिस्तान। देखिए प्रोग्राम पहचान पाकिस्तान इतवार शाम 6:30 बजे सिर्फ PTV न्यूज़ पर। पाकिस्तान टेलीविजन को उसके डिजिटल प्लेटफॉर्म PTV फ्लिक्स की लॉन्चिंग पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। लिव लॉन्ग PTV। वेलकम बैक नाजरीन। छोटे प्यारे क्यूट से बच्चे हर घर में होते हैं, लेकिन बच्चों से अपनी बात बनवाना एक बहुत मुश्किल काम होता है। चाहे आपके अपने बच्चे हो, चाहे आपके बहन भाइयों के बच्चे हो, इधर आपने कोई बात कहनी है, इधर बच्चों ने रोना, पीटना, चीखना, चलाना शुरू कर देना होता है और तब तक चीखते हैं जब तक उनकी बात मान नहीं ली जाए। ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है ना, बच्चों को पता है कि इस तरीके से हमारी डिमांड पूरी होगी। यस, हमारी मांगे पूरी करो, वो वाला हिसाब होता है कि वो बैठ जाते हैं एहतजाज पे और जब तक उनको जो चीज़ चाहिए, मतलूबा चीज़ मिल ना जाए या जब तक उनको मतलूबा जगह पे लेके ना जाए, तब तक उनका एहतजाज जारी रहता है। तो बच्चों से अपनी बात मनवाना ये एक आर्ट है। आज इस आर्ट को हम सीखेंगे और सीखेंगे कैसे। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद होंगे। बिल्कुल जी, हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहतरमा डॉक्टर उज़मा मसरूर साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। खैरियत से आप? जी बिल्कुल खैरियत। डॉक्टर साहिबा, ये वालिदैन की वकालत करते हुए इन्होंने बच्चों पर इल्ज़ामात लगाए हैं और अब आपके नज़दीक बच्चे जो है वो हैं मुल्ज़िमाना कैफियत में हैं। अच्छा, मैं तो हमेशा जब बात होती है ना कि बच्चे बात नहीं मानते या फिर पेरेंट्स को शिकायत होती है कि अब कैसे इनको समझाएं, तो मैं सबसे पहले कहती हूँ कि पेरेंट्स की ट्रेनिंग होना ज़रूरी है। बेचारे बच्चे जो हैं उनको समझने की ज़रूरत है। एक जिस तरह से वालिदैन क्या कह रहे हैं? हाँ, लेकिन वही मैं बता रही हूँ ना कि वालिदैन बेचारे ये करें कि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, कुछ सीख लें थोड़ा बहुत। जैसे हर चीज़ चेंज हो गई है। किससे? बताती हूँ अभी आपको। जैसे अब टेक्नोलॉजी की वजह से आपकी सारी प्रैक्टिसेस चेंज हो गई हैं, आपके मोड ऑफ परफॉर्मेंस चेंज हो गए हैं। इतनी सारी चीज़ें चेंज होने के साथ साथ अब देखिए माहौल चेंज हो गया, दिमाग चेंज हो गए, ओवरऑल लाइफ ही चेंज हो गई है। तो हम ये कहते हैं ना कैसे मनवाई जाए, तो एक मुख्तसर जवाब तो ये है कि देखें, बात पहले उनकी मानी जाए, पहले उनकी बात समझी जाए कि वो क्या चाह रहे हैं, कैसे चाह रहे हैं। अजीब सी फरमाइशें करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसमें ना 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिसको मैं 1 बाय 1 आपसे जिक्र करूंगी ना।
पहली बात तो ये है कि जो भी डिमांड है बच्चे की वो अमूमन हम कहते हैं अनरीजनेबल होती है। हम ये क्या टाइम है ये चीज़ मांगने का, ये मांगने का कौन सा वो है तरीका है, ये सब चीज़ें हम उनको कह रहे होते हैं। पहली चीज़ ये होती है कि हमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि दौर चेंज हो गया, उनकी डिमांड्स भी चेंज हो गई हैं, उनकी बात करने के तरीके भी चेंज हो गए हैं, उनके माइंड भी अप्रोच करने के भी डिफरेंट हो गए हैं, वे ऑफ कम्युनिकेशन भी डिफरेंट हो गया है। तो थोड़ा सा अपने आप को भी मॉडिफाई हमें कहीं ना कहीं करना है, क्योंकि मैं देखती हूँ कि जो स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग है, बड़ी फखरिया पेरेंट्स बताते हैं कि जी हम तो एक आंख का इशारा और हम ये और हम वो। हाँ। तो वो जो है ना वो चीज़ें अब चलने वाली नहीं है। उससे क्या होता है कि आप खुद जहनी इंतशार का शिकार होते हैं। बच्चों पे बेजा सख्ती नहीं करनी चाहिए, बेजा सख्ती भी नहीं करनी चाहिए। दूसरा ये कि थोड़ा सा सिचुएशन को समझ लें, देखें एज को समझ लें, बच्चे की डिमांड को समझ लें, थोड़ा सा बैकग्राउंड को भी समझ लें। तो इन 2-3 चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग से आप बेहतर नतीजा अखज़ कर सकते हैं। अब समझने के बाद क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि रीजनेबल है तो ऑब्वियसली आप उसको कोशिश कर सकते हैं कि पूरा कर दें। लेकिन मैं एक सीधा सादा सवाल, जिद्दी बच्चे का इलाज क्या है? देखिए जिद्दी बच्चा जो है वो जिद्दी बना कैसे है, सवाल नंबर 1 तो ये है ना कि देखें अब जो उसकी कंडीशनिंग हो गई है कि जिद से ही काम बनेगा, तो वो भी तो एक पूरा प्रोसेस तय करके आया ना। मतलब जिद्दी खुद से तो नहीं था बच्चा, उसे तो हमने बनाया है। जैसे हमने उसके साथ डीलिंग की है, उसको जिद की हद तक ले आया जाता है। वो इस तरह से कि देखें अगर आप बच्चे की बात अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, समझने की कोशिश नहीं करेंगे और जहाँ जहाँ रीजनेबल है वहाँ चीज़ें पूरी नहीं करके आ रहे आप, तो बच्चे ने ये सीख लिया है कि जिद ही वाहिद तरीका है। फिर हम फंस जाते हैं। देखें बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं जब ये जिद करता है तो अगर चीज़ ठीक हो तो हम दे देते हैं, अगर ना हो तो हम नहीं देते। लेकिन ये तो कोई बात ना हुई। देखें ये तो बच्चे के अंदर और ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज बिठाने वाली बात है ना। तो पहली चीज़ ये है जो मैं बार बार ये कह रही हूँ कि एक तो ये कि समझ लें कि पीछे उसके बैकग्राउंड क्या है। अगर बच्चे ने आपसे पहले से डिमांड की थी, अगर आपने उससे प्रॉमिस किया था कि ये चीज़ आप लेके देंगे, तो फिर आपको टाइमली उसको लेके, ये रिवॉर्ड को इन टाइम होना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि आउट ऑफ नोवेयर कोई चीज़ आ गई है कि उसने किसी के पास देखी और बस जिद कर रहा है कि मुझे चाहिए ही चाहिए चाहिए चाहिए, उस सूरत में आपका अपना कम्युनिकेशन जो गैप है बच्चों के साथ वो ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। सही बात है। समझने जो मैं समझने की बात कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि समझना और समझाना दोनों आना चाहिए ना। देखिए आपकी अगर बच्चे के साथ क्लोजनेस है, बच्चे के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है, तो आप उसे आराम से समझा सकते हैं ना बात को। एक ओवरऑल माहौल होता है घर का। अगर आप देखें कि ओवरऑल सब घर में चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और बस अपनी मर्जियाँ कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है बच्चा तो वही लर्न करेगा। हम ये नहीं कर सकते कि बड़े बिल्कुल डिफरेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो अपने तौर पर जो चाहें करें और एक बच्चा अच्छा निकले, उसको पता नहीं कहाँ से तमीज़ भी आनी चाहिए, उसको जिद भी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपको लगता है कि हमारे वालिदैन कुछ ऐसी भी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि हमने बच्चे को 4 साल तक परवान चढ़ाया, उसके बाद स्कूल के हवाले रखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब कम हो गई एक्सपेक्टेशंस। बिकॉज अब मैं ये अंडरस्टैंडिंग देखती हूँ लोगों में कि जी स्कूल जाता ज़रूर है बच्चा, वहाँ पे पढ़ाई की हद तक वो डिसिप्लिन भी होता है, लेकिन असल में पढ़ाना भी खुद है आपने, क्योंकि जब आप उसे घर में बैठने की आदत डालेंगे, स्टडीज़ में फोकस करने की आदत डालेंगे, उसको माहौल देंगे, तो पढ़ाना तो एक्चुअल में आपने है। तो वहाँ पे तो सिर्फ एकेडमिक टारगेट। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, स्कूल क्या करेगा बच्चे के लिए? देखिए स्कूल में सर्टेन रूल्स बने हुए होते हैं, जैसे बच्चों को एक जगह पे बैठना चाहिए, एक इंस्ट्रक्शन अगर दी जाए तो उसको फॉलो करना चाहिए, मतलब एक सिस्टमैटिक ऑर्डर होता है ना चीज़ों का। फिर अगर बच्चा वहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा इंस्ट्रक्शंस, तो फिर उनके अपने मैकेनिज्म्स होते हैं कि बच्चे की सेल्फ एस्टीम को ना हर्ट किया जाए, या किसी मतलब मीडियम वे को अडॉप्ट करते हुए उसके बिहेवियर को मॉडिफाई किया जाए, और अगर अच्छा बिहेवियर तो उसको रिवॉर्ड भी किया जाए। तो स्कूल्स तो मैं देखती हूँ कि थोड़ी पढ़ी लिखी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे होते हैं, उन्हें पता होता है कि बच्चों के साथ कैसे डील करना है कैसे नहीं, तो वो किसी हद तक उसको ले रहे हैं। लेकिन जब बच्चा घर में एंटर होता है तो घर में तो टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट होती है, ठीक है। और पेरेंट्स कहते हैं, हम तो बहुत कहते हैं पढ़ता ही नहीं है। तो अब ये है कि 2-3 प्रेपरेटरी स्टेप्स जो आपने करने हैं वो ये हैं कि सबसे पहले तो आप माहौल देना उसको कि वो मतलब उसने जो डिमांड की है वो उसको उस माहौल में अप्रोप्रिएट है या नहीं है। और एक और चीज़ जो कम्युनिकेशन की बात कर रही हूँ, बच्चों के साथ यूजुअली ये होता है कि हम अपने माइंड में रखी हुई कोई अपना आइडियल के ऐसे चीज़ों को होना चाहिए, हम वो इम्पोज कर रहे होते हैं उस पर। और कई दफ़ा ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है पेरेंट्स की कि नहीं एक दफ़ा ये बात मान ली तो फिर तो ये हमेशा कहता रहेगा। देखिए वो बात ठीक है आपकी, लेकिन आप थोड़ा सा इसको देखें कि अगर अभी इस वक्त सिचुएशन को अच्छे से हैंडल नहीं करेंगे, अब उसकी डिमांड जायज़ है फॉर इंस्टेंस, या एक डिमांड उसकी जायज़ है जो कि कोई टेंजिबल हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है। एक और चीज़ हो सकती है कि वो अटेंशन सीख कर रहा हो आपसे, हो सकता है आपने अटेंशन ही ना दी हो कभी उसको जिस तरह से उसको चाहिए, तो वो अटेंशन सीकिंग के लिए भी ज़िद्दी हो जाते हैं बच्चे शोर मचा के। और तीसरा तरीका ये है कि आप जिस तरह से बात को कम्युनिकेट करते हैं वो उसको समझ भी आ रही है कि नहीं।
तो एक पोलाइटनेस या एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो आमतौर पे मैं देखती हूँ कि पेरेंट्स खुद अंडर स्ट्रेस होते हैं। अच्छा, 2 साल का बच्चा ना आजकल एक प्रैक्टिस करता है, जैसे उसको कोई मसला होता है ना अपने अम्मा अब्बा से, फौरी तौर पे जमीन पे लेट के ना रोना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये प्रैक्टिस सदियों की है, ये आजकल नहीं है। मैं आजकल देख रहा हूँ आसपास, तो इसलिए अच्छा वहाँ पर माँ बाप जो है वो क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कोई अगर बहुत ज़्यादा तंग है वो तो डांट देता है बच्चों को, वरना उठा के प्यार से आप बहला फुसला के बाहर लेकर जाके कुछ कर लेते हैं। लेकिन आइडियल प्रैक्टिस क्या है? देखिए आइडियल प्रैक्टिस या पेरेंटिंग में कोई आइडियल प्रैक्टिस नहीं, आइडियल प्रैक्टिस नहीं होती। वही बता रही हूँ कि सिचुएशन बेस्ड होती है। अगर वो पहले भी जिदें करता रहा है तो आप इग्नोर आपको करना चाहिए, मतलब कभी आप इग्नोर कर सकते हैं, कभी नहीं भी इग्नोर कर सकते। तो वो सिचुएशन देखें, अगर एम्बैरेसिंग हो रही है तो आप किसी तरह घुमा फिरा के एम्बैरेसिंग बच्चे मार्ट में जो है लेट जाते हैं नीचे से। अच्छा, वैसे तो हम सबको पता है बच्चे लेट जाते हैं, इसको एम्बैरेसिंग तो नहीं होना चाहिए वैसे ओवरऑल देखें तो। तो बाकी लोग जो अनॉय हो रहे होते हैं ना, वो जिस तरीके से आपकी तरफ मुड़ कर सिचुएशन डील करना चाहिए। अच्छा, बच्चों को समझने के लिए क्या कोई खास एज होती है, और अगर पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे बच्चे को तो क्या उनको किसी थर्ड पर्सन का सहारा लेना चाहिए, लाइक साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, कि इस बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है, ये ज़िद्दी है, ये शोर मचाता है, ये चीखता चलाता है, इसका जो भी प्रॉब्लम है आइडेंटिफाई करके हमें दें, क्योंकि समटाइम्स पेरेंट्स के समझ से बाहर होते हैं मामला। वही मैं बता रही हूँ, एक तो अच्छा कम्युनिकेशन बच्चे के साथ, यानी आपका टाइम अगर बच्चे के साथ कुछ गुजरता है, दिन का कुछ अच्छा हिस्सा गुजरता है जिसको हम क्वालिटी टाइम कहते हैं, और जो टाइम आप दे रहे हैं बच्चे को वो फिर टाइम बच्चे को दे रहे हैं आप, फिर अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं, तो आपको खुद ही अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये किस चीज़ पे किस तरह से रिएक्ट करता है, या कभी कोई चीज़ मांगता है तो ये कैसे, तो एक अंडरस्टैंडिंग तो पेरेंटल पार्ट पे ही रिक्वायर्ड होती है, पहली बात। दूसरा ये कि बाद दफ़ा होता भी है कि चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती, पेरेंट्स अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे होते हैं लेकिन वो चीज़ें हाथ से निकल रही होती हैं, या बच्चा नहीं समझ पा रहे होते वो, तो ठीक है, कोई हर्ज भी नहीं है कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट से हेल्प ले लें। अब थोड़ा सा हम एज ब्रैकेट को आगे लेकर जाते हैं और पहुंचते हैं हम टीन एज में। वालिदैन और बच्चों के दरमियान रिबेलियस रिश्ता यहाँ पर जो है ना आना शुरू हो जाता है। हम बच्चों को लगता है हमें सब कुछ पता है, नई जनरेशन है, और माँ बाप को लगता है कि हमारी जनरेशन जो थी हम सब कुछ दुनिया में देख कर आए हैं। सो उस मोमेंट पे वालिदैन ने अपने बच्चों से बात मनवानी, और वो बातें यही होती हैं कि थोड़ा सा तमीज़ में बच्चे आ जाएं, अपनी लाइफ को सीरियस ले लें, अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर लें। इसके लिए क्या वालिदैन कुछ रिवॉर्ड की सूरत में बच्चों को चीज़ें छोटी छोटी देना शुरू कर रहे हैं क्या? जी ऐसे ही है, देखें फिर वही थोड़ा सा बैकग्राउंड भी आएगा इसमें, लेकिन सख्ती से और डंडे से बात तो नहीं मनवाई जा सकती। और इस एज में तो एक आध चीज़ मनवाई जा सकती है, अगर कहीं लेके जाना है, डांटा डपटा ले गए बस वहाँ तक, या 2 दफ़ा ले गए, ठीक है, या कोई एक आध चीज़। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो परमानेंटली अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव रखें, आपके साथ समझाने के लिए जो आजकल जो मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ वो ये कि गैप, जो मैं बार बार कह रही हूँ ना कि गैप इतना ज़्यादा फील होता है कि पेरेंट्स कहते हैं हम बात करते नहीं है, तो वो आगे से बदतमीज़ी कर देता है, फिर हमें और गुस्सा चढ़ जाता है, वो पूरा एक साइकिल शुरू हो जाता है। जो थोड़े से पुराने अम्मी अब्बू हो चुके हैं उनके ये भी मसाइल होते हैं ना, टीनेजर्स के लिए मैं बात करी कि वो कहते हैं हमारे ज़माने में तो ये होता था, जब समझने की बात करें कहे कि ज़माना बदल गया, कहते हैं हमारे ज़माने में तो टीचर्स हमें मार भी देते थे, हमारे ज़माने में तो ये होता था। अब पेरेंट्स को ये रियलाइज़ कैसे होगा कि आपका ज़माना अब नहीं रहा, टेक्नोलॉजी बहुत तरक्की कर गई, दौर बदल गया। ये ना मैं समझती हूँ बच्चों के लिए चिड़न बन गई है आपके पेरेंट्स बार बार अपना रेफरेंस दें। देखिए देना इसलिए मैं समझती हूँ ज़रूरी है कि उनको पता होना चाहिए कि पेरेंट्स किन स्ट्रगल से गुजर के यहाँ तक आए हैं, या उन्होंने पेरेंट्स ने बच्चों को कहाँ पे ला के कितनी फैसिलिटीज़ दे दी। सबके वालिदैन ने 9 किलोमीटर चल के तो स्कूल जाने वाली बात, सबके वालिदैन ने कुर्बानियाँ दी हुई हैं, सबके वालिदैन ने अपनी बिसात से ज़्यादा बच्चों को रखा हुआ है, ये बात नहीं। तो उनको कहीं पर बच्चों को एक्नॉलेजमेंट भी करानी है, लेकिन जब आपका रेपो बच्चे के साथ इतना बुरा हो जाएगा, जब इतना नेगेटिव हो जाएगा, इतना वो कहते हैं ना इरिटेटिंग हो जाएगा, तो वो आपकी जो पॉजिटिव चीजें उनको भी वो रिजेक्ट ही करेगा, वो कहेगा भाड़ में गई सब चीजें, हमारी तरफ से जो मर्जी हो। डॉक्टर साहिबा, माएँ जो है ना वो क्योंकि बड़ा प्यार का रिश्ता होता है, तो बच्चों को जब वो मारती हैं तो सख्त करके जो है ना वो भी चली जाती है एक्सट्रीम पे। लेकिन उसके अलावा हम लोग देखें तो वालिद से डराने वाला जो सीन होता है ये क्यों है? मतलब कि अब्बा आएंगे तो मैं बताऊं। देखिए मैं भी पुरानी वाली माँ हूँ, मैं भी कहती हूँ होना चाहिए थोड़ा सा, इसलिए कि अब्बा का डर होना इसलिए चाहिए कि देखें एक जनरल वो देखें, अगर घर का एक स्ट्रक्चर देखें तो जनरली ये होता है कि एक सरबराह होता है घर का, जो मतलब जाहिर है कि वो ओवरऑल लेके चल रहा होता है चीज़ों को।
तो एक सिस्टम उसके अंडर जो चल रहा है उसको ज़रा सा अलाइन करने के लिए इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप फादर कर, लेकिन ये अब कहीं पर भी नहीं है कि बच्चों का बाप के साथ राब्ता नहीं होना चाहिए, उनको दूर रहना चाहिए, उनको सख्ती ही करनी, ऐसे नहीं है। लेकिन वो जो एक फर्मनेस होती है ना कि जहाँ देने की बात आई वहाँ सोने का नवाला दिया, लेकिन जहाँ आई डिसिप्लिन करने की तो शेर की आंख से देखा, वो जो बैलेंस मेंटेन करना है वो थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी हो जाता है। लेकिन वो जो आप कई मदर्स ये करती हैं बहुत एक्सेसिवली बच्चों को फादर से दूर भी कर देती हैं, यानी कि अगर उन्होंने अपनी कोई बात मनवानी है तो अपनी बात मनवाने के लिए कहेंगे कि भाई तुम्हारे फादर जो है वो ये नहीं पसंद करते, तो वो बच्चे का फिर फासला भी बहुत ज्यादा हो जाता है। बाप के साथ तो अच्छा खासा इसी तरह का रिलेशन बन जाता है। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा गुफ्तगू करके। और माँ बाप जो हैं वो यकीनी तौर पर यही चाहते हैं कि बच्चे उनके अच्छे बने, और एक माँ बाप ही होते हैं और दूसरे असातिज़ा होते हैं जो चाहते हैं कि उनके स्टूडेंट्स आगे बढ़ें और तरक्की करें। एक ब्रेक, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। इतवार वीकेंड एट होम ला रहा है सितारों का हाल, आपकी सेहत का ख्याल, होगी लेजेंड्स के साथ गपशप विद कपशप। बात होगी नए जायकों की, मौसम के बदलते हुए पहनावों की, साथ साथ होंगे मजेदार खेल और होगी लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस। जो बनाएगी खुशगवार आपका हफ्ता और इतवार, तो देखना मत भूलिएगा वीकेंड एट होम, सिर्फ पीटीवी होम पर। वेलकम बैक नाजरीन। बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट हमारा, टूरिज्म को प्रमोट करने की बात करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले हमारे जहन में जो चीज़ आती है दैट इज़ फैसिलिटेशन। कि कहीं पे हमने अगर किसी टूरिस्ट स्पॉट को अगर प्रमोट करना चाह रहे हैं, वहाँ पे सबसे पहले तो हम फैसिलिटीज़ देते हैं। और इस्लामाबाद में जब फैसिलिटीज़ की बात होती है तो CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस्लामाबाद में इसके मज़ाफ़ात में टूरिज़म के लिए, कल्चर प्रमोशन के लिए क्या हो रहा है, ये आज जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द आखिर चल क्या रहा है। एग्जैक्टली और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं डायरेक्टर स्पोर्ट्स कल्चर एंड टूरिज्म इस्लामाबाद, मोहतरमा अबीरा दिलावर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर कमिंग। खैरियत से आप? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक सर, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सो मुझे ये बताएं कि इस वक्त डायरेक्टरेट स्पोर्ट्स कल्चर एंड टूरिज्म इस्लामाबाद जो CDA के अंडर है, ये क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है? सो बेसिकली हमने विद इन लास्ट मंथ जो है सबसे पहले हमने एक लिटरेरी फेस्टिवल करवाया था टू प्रमोट कल्चर इन इस्लामाबाद। उसके अलावा हमने डिफरेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स करवाए हैं जिसके अंदर क्रिकेट, फुटबॉल और टेबल टेनिस वगैरह करवाई है। अभी हम स्कूल्स के साथ कोलैबोरेशन करके हम स्कूल्स का एक इवेंट करवाना चाह रहे हैं जिसके अंदर डिफरेंट स्पोर्ट्स को हम प्रमोट करेंगे। वेरी नाइस। सेकेंडली हमने टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए एक हमारी रावल लेक के अंदर एक ट्रेन चलती थी, उसका भी हमने रूट चेंज किया, वो इस्लामाबाद के अंदर हम उसको चलाएंगे। वंडरफुल। अच्छा, आपके ख्याल में स्टूडेंट्स का, हमारे नौजवानों का, यूनिवर्सिटी गोइंग हो, स्कूल गोइंग हो, इनका रोल कितना इंपॉर्टेंट है कल्चर को प्रमोट करने में, टूरिज़्म को प्रमोट करने में और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी? वेल आई थिंक यूथ जो है वो सारा कुछ ही कर सकती है। सो अगर यूथ चाहे, उस यूथ का जो सबसे पहला आजकल इशू चल रहा है कि वो सारे मोबाइल के अंदर ही डले हुए हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वी नीड कि हम उसको जो स्पोर्ट्स की तरफ अट्रैक्ट करें। सो इस्लामाबाद के अंदर एज यू नो कि हमारे पास 42 ग्राउंड्स हैं जो CDA के अंडर आती हैं। 42 ग्राउंड्स जिसके अंदर कोई 12 क्रिकेट ग्राउंड्स हैं, मल्टीपर्पज़ हैं। सो हमारा अभी जो चेयरमैन साहब भी हैं, उनका जो मैंडेट है वो ये है कि हम यूथ को जो है ना पहले स्पोर्ट्स के अंदर इंगेज करें कि वो घरों से ज़रा बाहर आएँ और आके कुछ खेलें। जब उनका माइंड ज़रा थोड़ा डाइवर्ट होगा तो उसके बाद ऑब्वियसली फिर जो है हेल्दी एक्टिविटीज़ वगैरह इस्लामाबाद में प्रमोट की जा सकती है। डेफिनेटली। और हमारे पास इतना बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खास तौर पर मौजूद है, अगर उसको यूज़ किया जाए तो बहुत सारे काम जो है ना उसमें हो सकते हैं। अच्छा, स्पोर्ट्स के ऊपर काम हो रहा है, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, नज़र आ रहा है। जिस फेस्टिवल का आपने रेफरेंस दिया
इस्लामाबाद लिटरेरी फेस्टिवल, उसको भी प्रमोशन के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन कल्चर को प्रमोट करने के लिए। और जब हम दारुल हुकूमत में बैठे हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम तमाम 5 सूबे जो हैं और कश्मीर है, इनके कल्चर को प्रमोट करें। सो इसके लिए कुछ प्लानिंग चल रही हैं? सर आपको भी पता होगा इस्लामाबाद एक वाह शहर है जिसमें सारे कल्चर्स हैं वो सबसे ज़्यादा इंटरमिक्स हैं। पंजाब के अंदर आपको पंजाबी ज़्यादा मिलेंगे, इस्लामाबाद के अंदर इवन आप अगर अपनी ब्यूरोक्रेसी में देखें तो आपको सारे डिफरेंट जो आपके प्रोविंसेस हैं उसके लोग मिलेंगे। सो व्हाट वी आर डूइंग कि अभी हमारा अभी नहीं मतलब थोड़े अरसे के अंदर विल डू जो आपके कल्चरल डेज होते हैं, मतलब पंजाब बलूचिस्तान टू प्रमोट देयर ओन कल्चर। सो हम उसके कोई 2-2 दिन के इवेंट्स प्लान कर रहे हैं। आपके ख्याल में वैसे सीडीए पे बर्डन कितना ज़्यादा है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे हम सीडीए का रोल देखते हैं, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का। हमें ये लगता है एक आम इंडिविजुअल को, हमें नहीं, एक कोई भी एक आम आदमी ये समझता है कि कोई सड़कें ख़राब है ठीक करा देगा सीडीए, कोई बिल्डिंग ख़राब हो रही है सरकारी इमारत है सीडीए ठीक करा देगा। ऑन ग्राउंड सीडीए का काम कितना ज़्यादा है? कुछ चीज़ों का आपने जिक्र किया, खेल का, टूरिज्म का, कल्चर का, इसके अलावा और क्या कुछ कर रहा है सीडीए? सीडीए इस टाइम आपको इस्लामाबाद के अंदर जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्शंस हैं, बाकी रोड्स जिस तरह आपने बोला, इवन आपके जो हॉर्टिकल्चर वगैरह है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर सीडीए इन्वॉल्व है। क्योंकि आपको पता होगा इस्लामाबाद के अंदर एक वाहिद ही एक ऑटोनमस अटॉर्निटी है सीडीए जो सारे इस चीज़ों को देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अलावा। सो सीडी आपको बेसिकली हर जगह पे ही इस्लामाबाद के अंदर ये फाइंड है। और बहुत एक्टिव होकर काम करता हुआ इस दफ़ा जो है वो सीडीए नज़र आ रहा है। वेल टूरिज़्म की प्रमोशन के लिए जब हम बात करते हैं इस्लामाबाद की, हमारे पास ट्रेल्स मौजूद हैं, उसके अलावा हमारी यहाँ पर कल्चर की नुमाइंदगी इतनी ज़्यादा है कि तो इसको प्रमोट करने के लिए कुछ प्लानिंग्स चल रही हैं या कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म की गई सीडीए की तरफ से? टूरिज़्म के लिए हमने अभी एक ट्रैकिंग भी करवाई थी ट्रेल 5 पे, उसके अलावा ट्रेल 3 पे हमने, ट्रेल 6 के ऊपर हमने एक फॉरेनर्स के साथ ट्रैकिंग करवाई थी। नेक्स्ट वीक हमारा एक प्लान है एक ट्रैश कैंपेन करवाने का ऑन ट्रेल 5 एंड ट्रेल, यस, ऑन ट्रेल 5 एंड ट्रेल 3 साइमल्टेनियसली। और इसके लिए आप लोग वॉलंटियरली करते हैं, लाइक ओपन इनविटेशन है या स्पेसिफाइड किसी जॉइंट वेंचर्स के थ्रू ये हो रही है? नहीं, जो अब हम करने वाले दैट इज ओपन इनविटेशन फॉर एवरीवन। और किस दिन आप करने वाले, कोई डेट डिसाइडेड है अभी तक? नेक्स्ट संडे सारे लोग तैयारी कर ले जिन लोगों को। आप किस ट्रेल के लिए करना चाह रहे हैं? ट्रेल 5 एंड ट्रेल 3 साइमल्टेनियसली। ठीक, अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका जिक्र ना हो तो मेरा ख्याल है बात इनकम्प्लीट रह जाती है। नूरुल अमीन मेंगल साहब के आने के बाद मैंने देखा सीडीए की स्टाइल ऑफ वर्क में चेंज आया है काफ़ी, इट्स अ पॉजिटिव चेंज। क्या इससे पहले ये इन सब कामों पे तवज्जो दी जा रही थी जो अभी हो रहे हैं? वेल एक्चुअली हर चेयरमैन अपना मैंडेट लेके आते हैं, अपना एक उनका प्लान, उनका एक अपना प्लान होता है, ठीक है, और हर पर्सन का अपना एक डिफरेंट स्टाइल होता है काम करने का। सो मे बी जो लास्ट वाले चेयरमैन थे उनका एक अपना स्टाइल था, उनके अपने प्लान्स थे। सो उन्होंने जो सोचा था उसके नॉट आई वुड से 100% लेकिन 90% ऑफ द थिंग्स आर अंडर पाइपलाइन। सो इसी तरह होता है, आपको पता ब्यूरोक्रेसी में इट्स नॉट लाइक कि एक ही बंदा कोई पूरा टाइम बैठा रहेगा, जो भी नया बंदा आता है उन चीज़ों को भी कैरी करना होता है, नए प्लान्स भी इंडक्ट करने होते हैं। मैं चाहूँगा आप इसके ऊपर भी बात करें कि आपका ऑफिस जहाँ पर मौजूद है F6 मेन इस्लामाबाद सेंटर, हार्ट ऑफ इस्लामाबाद, और वहाँ पर कैसे आपके पास स्पोर्ट्स पर्सन आके रब्ता कर सकते हैं, फेडरेशंस जो हैं वो रब्ता कर सकती हैं, स्टूडेंट्स को आप क्या सर्विसेज दे सकते हैं, आपका डायरेक्टरेट वो आपसे आके रब्ता करें तो उनको क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकती है सीडीए? वेल सीडीए उनको स्पोर्ट्स के जितने भी ग्राउंड्स हैं, अगर कोई स्कूल वगैरह हमारे साथ आके कोई मतलब कोई एक्टिविटीज़ इंगेज करना चाहते हो, सो विल प्रमोट दैट। इवन कोई अगर स्पोर्ट्समैन वगैरह कुछ उनके आइडियाज़ हैं, सो वी कैन लुक इन दैट, और हम वो भी कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे हमारे पास ऐसे यंगस्टर्स आते हैं जो चाहते हैं कि जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, कोई अच्छा गा सकता है, कोई बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, दे वांट कि उनके काम को प्रमोट किया जाए। इस तरह ने आइडिया के एग्जीबिशंस ज़्यादा से ज़्यादा करवाई जाए, जैसे लिटरेरी फेस्टिवल एक बहुत बड़ा इवेंट था, बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म था, इस तरह की और चीज़ें पाइपलाइन में हैं? इस तरह की डेफिनेटली और चीज़ें पाइपलाइन में, बल्कि अभी हम एक म्यूजिकल इवनिंग के बारे में भी सोच रहे हैं, वो भी अंडर पाइपलाइन है। सो अगर कोई यूथ वगैरह या अगर कोई आप जिस तरह बात करें हमारे यंग आर्टिस्ट जिनको अभी कोई मौका नहीं मिला एंड इफ़ दे नीड अ प्लेटफॉर्म, सो दे कैन कॉन्टेक्ट अस और हम उनको प्रमोट। और ये म्यूजिकल नाइट कब होने जा रही है, किस जगह होने जा रही है, कुछ चीज़ें डिसाइड हुई हैं अभी? रॉ फॉर्म में सारी थॉट्स हैं? नहीं, दैट इज अंडर प्रोसेस एंड विल ओके, दैट इज अंडर प्रोसेस। और एक और चीज़ अंडर प्रोसेस जो आपने शेयर की थी, दैट इज फैज़ मेला, वो भी लाहौर
लाहौर से इस्लामाबाद उसका चैप्टर लाने के लिए कोशिशें कर की रहे जा हैं, रही है। और वो भी आएगा, डेफिनेटली फ़ायदा होगा। अच्छा, थोड़ा सा जो है ना आपका टॉपिक में शिफ्ट करना चाहूँगा, और वो इस वजह से कि आप यंगेस्ट CSS ऑफिसर पाकिस्तान, ठीक है, राइट? अपने बैच की थी अब उसके हाँ, बाद मतलब अगर जब किया किसी था ने- उस वक्त ही, हाँ, obviously। बिल्कुल। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि CSS के लिए बहुत लोग जो है ना वो ट्राई करते हैं और करना चाह रहे हैं इस वक्त भी ब्यूरोक्रेसी में आने के लिए। क्या बेसिक चीज़ है, आपका नॉलेज है, आपकी वोकेबलरी है, या क्या होता है कि जिसकी वजह से जो है ना वो क्लिक हो जाता है, या कुछ जो रह जाते हैं उनमें क्या चीज़ की कमी आपको लगती है कि रह जाती है? जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ, इट्स मोर अबाउट स्मार्ट वर्क। जो बंदे 6 किताबें पढ़ ले, इट्स नॉट लाइक कि जिसने पढ़ा है उसको सारा कुछ आता है। जो आपके 3 घंटे होते हैं जिसमें आपने पेपर अटेम्प्ट करना होता है, इफ़ यू नो समथिंग, इवन इफ़ यू नो अ बिट ऑफ इट, नॉट लाइक के पूरे कोई 10 पेजेस भरने हैं, आपको थोड़ा भी आता है और आपको पता है कि हमने उसको कितना अच्छा एक्सप्लेन करना है, सो यू कैन क्लियर इट। अच्छा, ये मतलब आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन है कि जो नॉलेज है आप उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, दैट्स इट। और ये बहुत कम लोग अचीव कर पाते हैं, राइट? बिल्कुल। और जो लोग रह जाते हैं उसके पीछे बड़ी रीजन क्या होती है? पुअर प्रेजेंटेशन या पुअर नॉलेज? ये दोनों चीजें। इंग्लिश ऐसे मेन उसमें ये भी होता है, देखिए अगर एक बंदा उसने कोई 6 बुक्स पढ़ी हुई, सो ही हैज़ अ लॉट्स ऑफ नॉलेज। अब जब आपने पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंड करना है, तो वो जिसने बहुत पढ़ा होता है ना उसको होता है कि सारा कुछ यू शुड राइट इट। So that is not what the paper wants. The paper wants exact up to the mark answer. That's it. So अगर आपको up to the mark मतलब आपको सिर्फ अगर 2-3 पॉइंट्स पे पता है, लेकिन you know how to elaborate them. So that is more than enough in the exam. Wonderful. अच्छा, और अब आगे क्या एक्टिविटीज़ करने जा रहा है आपका डायरेक्टरेट जो डायरेक्टली एंड यूज़र इस्लामाबाद के शहरियों को फ़ायदा देंगी, फ़ायदा दे रही हैं या दे सकती हैं? अभी हमारा जो अंडर प्लान है वो है कि हम एक म्यूजिकल फेस्टिवल करवाएंगे। सेकंड हमने ओपन इनविटेशन एंड डायरेक्टरेट की तरफ से होगा, तो इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट। वंडरफुल। अच्छा, इस्लामाबाद में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे कॉलेजेस, अगेन स्टूडेंट्स और हमारे नौजवान, उनके पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए क्या क्या चीज़ें पाइपलाइन में हैं, ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स के हवाले से? अभी हमारी एक HECC के साथ भी कोलैबोरेशन चल रही है कि हम उसके थ्रू जो है यूथ को इंगेज करेंगे इन डिफरेंट कॉम्पिटिशंस, एंड देन उसके अंदर जो है ना हम उसके अंदर भी जो फिर आपके जो बहुत अच्छे प्लेयर्स होंगे उनको हम प्रमोट करने के लिए कुछ, यानी उनको स्टडी में फ़ायदा होगा उनके अच्छे खेल का। ये तो स्टूडेंट खुशी से पागल हो जाएंगे कि हम खेलेंगे और हमें इसका कुछ बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल। सो अभी हमारे जो HE के साथ कोलैबोरेशन है ना वो इसके अच्छा, एक तजवीज़ जो आपके साथ रखी गई पहले भी, वो ये कि पाकिस्तान में कोई भी स्पोर्ट्स साइंस की यूनिवर्सिटी नहीं है। बिल्कुल। और आप लोगों के पास स्पेस मौजूद है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। सो व्हाई नॉट, अगर आप लोग इस चीज़ का इनिशिएटिव लें और पहली स्पोर्ट्स साइंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में बने, तो आपका क्या ख्याल है वैसे इसके बारे में, अगर ओवरऑल लार्ज पर्सपेक्टिव में आप सोचें खुद? सर वैसे तो इट्स अ गुड थिंग, लेकिन ऑनेस्टली आई कांट कमेंट ऑन इट राइट नाउ, सो आई हैव टू टॉक टू द हायर अथॉरिटीज अबाउट इट, सो देन उसके ऊपर हम कुछ कर यानी कोई भी चीज़ प्लान करने के लिए ज़ाहिर है आपको कंसेंसस चाहिए होता है, पहले उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स स्टेक होल्डर्स एंड देन द हायर अथॉरिटी एंड देन वी कैन से प्रॉपर प्लान किया जाता है। वेल, एनीथिंग जो आप स्पेसिफिकली कुछ कहना चाहें एट लास्ट? सो द लास्ट थिंग वुड बी कि आप अपनी यूथ को जो है वो स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ में इंगेज करें, प्लस अब वैसे भी आजकल सारों की समर वेकेशन स्टार्ट हो गया, सो व्हाई नॉट हम अपनी यूथ को जो है किसी अच्छे और पॉजिटिव मैनर के अंदर उनको यूटिलाइज करवाएं, ना कि ये कि वो पूरा दिन फ़ोन के ऊपर या टीवी के ऊपर ही लगे रहें। At your service. 52 Thank you so much for coming. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, and wish you best of luck. हम उम्मीद करते हैं कि डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स कल्चर एंड टूरिज्म इस्लामाबाद में भी बेहतरी लाएगा और ये पूरे पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी। ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम पसंद आया? अगर पसंद आया तो ज़रूर जो है वो रिस्पांस दें, फीडबैक लेकिन अगर पसंद नहीं है तब भी आपने कल देखना, हो सकता है कल कुछ पसंद आ जाए, ये बहुत ज़रूरी है। ये भी डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। तमाम सोशल हैंडल्स पे आप लोग देख सकते हैं। कल तक के लिए मुझे, सलमा और सुबह पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से कल। बहुत सारा ख्याल रखें, एंजॉय करें गर्मियों को। अल्लाह हाफ़िज़।